अगर आपका बुध ग्रह नीच का है तो कभी भी अपना बेडरूम आप नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं बनाएं। रियलिटी तो यही है कि जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है तो किसी हर तरह से दिखती है। अगर आप न्यूमरोलॉजी में देखेंगे तो आपको वहाँ दिखेगी, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे तो आपको वहाँ दिखेगी, और वास्तु में देखेंगे तो आपको भी वहाँ भी दिखेगी। और रेमेडीज़ भी जब आप कहीं कहीं करते हैं तो आपको बेनिफिट हर जगह से मिलता है। मेरे एक क्लाइंट हैं, स्पेसिफिकली मुझे उन्होंने कहा था कि मैम देखिए, आप नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को हमेशा मना करती हैं कि ईशान कोण में कभी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ये एक घर है और ये बहुत संपन्न है, फल फूल रहे हैं, आप बस एक बार मेरे साथ चल लीजिए विजिट कर। मैंने एंटर किया, उनके घर की मिट्टी उठाई मैंने, तो जो मिट्टी की सुगंध थी ना, फूलों की सुगंध जैसी। अगर मिट्टी बिल्कुल चली गई है अंदर और उसके बाद भी कम पड़ रही है तो इसका मतलब कि ये जमीन आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, आपको ये जमीन नहीं लेनी चाहिए। तो एक ही बिजनेस जानता हूँ, जो शराब का बिजनेस है वो कहीं भी लगा दो वो चलता ही चलता है। ये वास्तु दोष नहीं होता क्या? दोस्तों, टेलीवॉच चैनल के इस नए एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। आज हम एक बहुत ही विशेष टॉपिक पे बात करने आए हैं जो आप सभी के जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आप सब ने कभी न कभी जिंदगी में महसूस किया होगा कि जब आप किसी एक नए स्थान पे जाते हैं, नए घर में जाते हैं, नए फ्लैट में जाते हैं, नए बिल्डिंग में जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है, चीज़ें बहुत अच्छी भी होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि चीज़ें सब गड़बड़ हो जाती हैं। सब ऐसा लगता है आपकी ज़िंदगी में पूरी तरह रायता फैल गया। आप सवेरे उठते हो तो पति पत्नी जात झगड़ा, बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, ऑफिस जाओ तो बॉस आपके ऊपर चढ़ बैठता है, आपको लगता है पता नहीं क्या हो रहा है। शाम को थके मांदे आप घर वापस आते हो तो फिर नींद भी नहीं आती रात को, तो ना तो दिन का चैन ना रात को सोना, और आप परेशान हो जाते हो कि आखिर आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, आपका भेजा फ्राई क्यों हो रहा है। कभी आपने सोचा कि शायद इसके पीछे ये भी हो सकता है कि जो वास्तु दोष हो, जिस घर को आपने लिया है, जिस कमरे में आप रह रहे हैं, वहाँ कोई ऐसी चीज हो रही हो जो नेगेटिव, जो एनर्जी है वो चारों तरफ आपकी फैल रही हो। जब आपके सारे नेगेटिव वाइब्स हो जाएं तो आपको पता ना चल रहा हो, तो ऐसा हो सकता है कि मकान, जिस मकान में आपने शिफ्ट किया, उसमें कहीं ना कहीं कोई दोष है, और जिसे वास्तु दोष कहते हैं। आज हम लोग इसी वास्तु पर चर्चा करने के लिए यहाँ हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट यहाँ मौजूद हैं, शोभा जी। शोभा जी वास्तु शास्त्र में इनकी काफ़ी पकड़ है, और मज़े की बात है कि वो पहले कंप्यूटर साइंस में, एजुकेशन में, उन क्षेत्रों में काम करने के बाद इन्होंने जो ज्योतिष से संबंधित अलग अलग विधाएं हैं, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे फेंग शुई हो, हर क्षेत्र में इन्होंने थोड़ा थोड़ा सीखा, और फिर वास्तु पर इनका काफ़ी नियंत्रण है, वास्तु के ऊपर इनका ज्ञान काफ़ी अच्छा है, और इनके कारण बहुत से लोगों को लाभ भी पहुंचा है। दोस्तों, अभी जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो शुरुआत ही हुई, तो उन्होंने, जहां हम पॉडकास्ट कर रहे हैं वहां इन्होंने दिया के बारे में बताया कि कैसे दिया को हम सूर्य नाड़ी के हिसाब से जब श्वास लेते हैं, उस श्वास के साथ उसे चलाना चाहिए और उससे शुरुआत करनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज का पॉडकास्ट, चूँकि जो उन्होंने कहा उसी अनुरूप हमने शुरू किया है, तो आप सबको पसंद आएगा। तो आपका शोभा जी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ। शुक्रिया सर, धन्यवाद। शोभा जी, मुझे ये बताइए कि वास्तु एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अभी तक महिलाएं पहले कम थी, जी, तो फिर आपकी अचानक रुचि वास्तु के क्षेत्र में कैसे हो गई? क्या कोई ऐसा घटनाक्रम हुआ, कोई आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में कोई ऐसा अनुभव हो रहा हो जिससे आपको लगा कि नहीं, ये वास्तु एक क्षेत्र है जिसमें मुझे जाना है? जी संजय जी, मेरा पर्सनल अनुभव रहा है वास्तु को लेकर के। शुरुआत हुई थी जब विवाह के एकदम बाद हमने नया घर लिया था, जी। और हम जब उस घर में रहने लगे तो शादी के करीब 6 महीने बाद ही लाइफ में बहुत उथल पुथल होने लग गई। समझ नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है, क्योंकि सिर्फ रिश्ते ही नहीं, फाइनेंशियली भी हम लोग बहुत सफ़र करने लग गए। हम लोग जॉब में सफ़र कर रहे थे, हम लोग पर्सनल लाइफ में सफ़र कर रहे थे, और कहीं से कोई हमें सल्यूशन नहीं दिख रहा था। क्योंकि ये बहुत लंबी कहानी है तो मैं बहुत शॉर्ट में आप लोगों को बताऊंगी। तो
जब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ गया, मुझे लगा कि शायद अब मुझे रुक जाना चाहिए और कुछ देखना चाहिए कि कहाँ प्रॉब्लम है। तो उस वक़्त मैंने ध्यान करना शुरू किया, ध्यान सीखा, ध्यान किया और करीब 3-4 महीने बाद कुछ इस तरह से सिचुएशंस हुई कि हमें उस सिटी से बाहर जाना पड़ा। और जब हम लोग बाहर गए, तो कुछ महीनों बाद ही देखा तो लाइफ़ में सिचुएशन बहुत चेंज हो गई हैं। अब यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों ये हुआ जब हमने एक नए घर में प्रवेश किया। फिर जब वो घर हमारे पास ही था, वो हमने बाद में रेंट पर दिया था और जब मैंने किसी एक वास्तु कंसल्टेंट से बात की और उन्हें बताया कि हमारा ये घर है और यहाँ पर जाने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स बताई। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई उस टाइम पे और मैं जानना चाहती थी कि कैसे ये प्रॉब्लम एक इंसान की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकती है। तो उस वक्त मैंने वास्तु सीखना शुरू किया, बेसिक अपने लिए सीखना शुरू किया कि मैं अपनी समस्याओं को सॉल्व कर पाऊँ, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं हम उसी पर्टिकुलर घर में रहते, हम कहीं और भी जाते, तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे किस तरह का घर लेना चाहिए। जब मैंने वास्तु का बेसिक सीखा, उसके बाद मुझे और ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई। फिर मैंने फेंग शुई सीखा, उसके बाद मैंने मॉडर्न वास्तु सीखा जो कॉम्बिनेशन था वास्तु और फेंग शुई का। उसके बाद मैंने वैदिक वास्तु में और डेप्थ में सीखने की कोशिश की और मैंने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सबसे कनेक्ट किया वास्तु को। तो शोभा जी, मैं इसी पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। आपने कहा कि आपने वास्तु सीखा, फिर व्यक्तिगत ज़िंदगी में आपने उसका अनुभव भी किया जी। कि वास्तु से कितना परिवर्तन आ सकता है अगर आपने जो वास्तु दोष को कहीं न कहीं एड्रेस कर दिया तो। अब आपने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु सब की बातें करी, तो मुझे ये बताइए कि कैसे पता चले कि जो हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो हमारे कारण है, हमारे घर के कारण है, हमारे वातावरण के कारण है या कोई और कारण है? तो क्या ये एस्ट्रोलॉजी से या वास्तु से या न्यूमरोलॉजी से आखिर इनमें से भी कौन से इश्यूज हैं? क्या ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है? जी, बहुत अच्छा सवाल था। रियलिटी तो यही है कि जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है तो वो हर तरह से दिखती है। अगर आप न्यूमरोलॉजी में देखेंगे तो आपको वहाँ दिखेगी, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे तो आपको वहाँ दिखेगी और वास्तु में देखेंगे तो आपको भी वहाँ भी दिखेगी। और रेमेडीज़ भी जब आप कहीं कहीं करते हैं तो आपको बेनिफिट हर जगह से मिलता है। लेकिन हाँ, वास्तु एक ऐसी चीज़ है जिसका इम्पैक्ट बहुत जल्दी और बहुत अच्छा पड़ता है, स्पेशली जिस जगह हम रह रहे हैं, जहाँ हम अपने 24 घंटे में से अगर हम 16 घंटे भी अपने घर में बिता रहे हैं तो घर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। एक एक चीज़ का, अगर आपने छोटी से छोटी चीज़ अगर आप ले लें, अगर आपने अपने डेस्क पर बैठकर काम कर रहे हैं और चीज़ें इधर उधर रखी हुई हैं, तो उस समय ही आपका दिमाग भी बहुत पजल हो जाएगा। वहीं अगर आप उन चीज़ों को व्यवस्थित रख दें तो आपका दिमाग अपने आप शांत हो जाता है। तो ये इम्पैक्ट सिर्फ एक टेबल पर रखी हुई चीज़ों से हम पर पड़ रहा है, तो जिस घर में हम अपने 16 घंटे बिता रहे हैं, क्या उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? तो वास्तु आपका कहना है कि एक संतुलन है, एक व्यवस्थित पूरी योजना है जो कहीं न कहीं एनर्जीज जो हैं, अलग-अलग ऊर्जा क्षेत्र हैं, उसको संतुलित कर देता है। यही आप कह रही हैं। बेसिकली वास्तु पंच तत्वों का खेल है। जी। ठीक है? ये ग्रेविटेशनल एनर्जी और कॉस्मिक एनर्जी का खेल है। जी। तो अगर ये एनर्जीज बैलेंस हो जाती हैं तो आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी। मैं ये नहीं कहती कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं, लेकिन क्या आपको उसका सही सॉल्यूशन सही समय पर मिल रहा है? ये वास्तु है। हाँ, तो अब चूँकि वास्तु की बात आपने करी तो हमारे दर्शकों को क्या आप बताएँगी कि वास्तु से क्या तात्पर्य है? वास्तु को हम किस मायने में लेते हैं? क्या ये साइंस है, विज्ञान है या फिर एक विधा है जो अनुभव के आधार पे, सैकड़ों सालों के अनुभव के आधार पे लिखी गई है? इसका कोई पौराणिक आधार भी है क्या? वास्तु का पौराणिक आधार भी है और ये साइंटिफिक भी है। पहले हम बात करते हैं पौराणिक की। तो एक कथा है जिसमें जब भगवान शिव ने अंधकासुर का वध किया था, तो उस वक्त उनके पसीने की एक बूंद गिरी थी जमीन पर और उससे एक
इंसान का जन्म हुआ जो काफ़ी विशाल था और उसको बहुत भूख लगी थी, तो उसके रास्ते में जो भी चीज़ें आती थी वो उसे खाने लगता था। अब सिर्फ देवता ही नहीं, असुर भी उससे बहुत परेशान हो गए थे। तो सब लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। तो ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं कि ठीक है, आप उसको पकड़ कर ले आइए। तो उसे पकड़ कर लेके आते हैं ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी से वो कहते हैं कि मैं क्या करूँ, अगर मुझे भूख लगती है तो मेरे पास कोई चारा नहीं है, मेरे पास जो आएगा मैं खाऊंगा। तो ब्रह्मा जी उसको फिर अपना मानस पुत्र बनाते हैं और उसे धरती पर औंधे मुंह लिटा देते हैं और कहते हैं उनको, उसको आशीर्वाद देते हैं कि धरती पर अब जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसमें उसका वास होगा और वहीं पर उसको भोग लगाया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से शुरुआत हुई थी वास्तु पुरुष की। तो उसका जो सिर था वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ था और जो पैर थे वो साउथ वेस्ट की तरफ थी। तो तब से जब भी हम वास्तु पुरुष का कॉन्सेप्ट, ये वास्तु पुरुष का कंसेप्ट वहीं से जब भी हम लोग गृह प्रवेश वगैरह करते हैं तो जो वास्तु पूजा होती है वो वो वास्तु पुरुष के लिए होती उन्हीं की पूजा जी। होती है। अच्छा, तो ये मैं समझता हूँ कि ये क्लियर हो गया कि जो वास्तु पुरुष हैं उनकी पूजा होती है। तो वास्तु का उल्लेख आपने कहा कि पौराणिक कथाओं में भी है, वेद वगैरह में भी है, कहीं ना कहीं जिक्र आया है। अब बात करते हैं साइंस की तरफ से। तो आपको पता है कि आप यूवी रेज और इन सब के बारे में हमने बहुत पढ़ा है। हमेशा कहा जाता है, साइंटिस्ट कहते हैं कि हमें 10 बजे के पहले जो धूप होती है वो ले लेनी चाहिए। उसके बाद जो होती है उसमें रेडिएशंस आनी शुरू हो जाती हैं, यूवी रेज हमें इम्पैक्ट करने लगती हैं और हमें सनस्क्रीन लगाकर घर से बाहर निकलना चाहिए, राइट। तो होता ये है कि जो सनरेज हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना काम करते हैं और उसके जो एनर्जी जो हमारे घर पर पड़ रही है उसके अकॉर्डिंग ही पड़ रही है। हर दिशा में अलग अलग टाइम पर पड़ रही है और अलग अलग टाइम पे जो एनर्जी पड़ रही है उसका वो एक अलग ही एनर्जी क्रिएट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, हम हमेशा कहते हैं कि हमारा किचन साउथ ईस्ट में होता है, होना चाहिए। तो साउथ ईस्ट में हमारी जो सन रेज पड़ती हैं वो अराउंड 10 o'clock पड़ती हैं। उस वक्त यूवी रेज आना स्टार्ट होती हैं, बट वो रेज वैसे तो अगर हमारी स्किन को देखा जाए तो उस पर इम्पैक्ट करती हैं, लेकिन हमारे खाने को वो एक्चुअल में उससे डिसइंफेक्ट करती हैं और वो अग्नि इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं होती। वो खाने को बनाने के लिए एकदम परफेक्ट एनर्जी होती है, इसलिए किचन साउथ ईस्ट में रखा जाता है। अच्छा, साउथ ईस्ट में इसलिए रखा जाता है क्योंकि 10 बजे के बाद वो किरणें, सूरज की किरणें वहाँ पड़ने साउथ लगती ईस्ट हैं। में पड़ती हैं। तो सूरज की किरणों के आधार पर दिशाएं हैं। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट जो हम डायरेक्शन कहते हैं हमारे दिमाग की डायरेक्शन होती है। हमारा मन कितना शांत रहता है वो डिपेंड करता है हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट कैसा है। तो सूरज के उगने से 1-2 घंटे पहले हम कहते हैं ना कि सुबह उठना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में हमें पानी रखना चाहिए, ब्रह्म वेला में उठना। ब्रह्म वेला में। तो उस वक्त की जो एनर्जी होती है वो बहुत अच्छी होती है हमारे माइंड की। आजकल तो कोई उठता नहीं ब्रह्म वेला में, आजकल तो जी। 12 बजे सब सो के उठते हैं, बट रात भर जगे रहते हैं। हम अपने अंदर अगर चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट अपने घर में तो वो चेंजेस कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में को हम साफ रख सकते हैं और नॉर्थ ईस्ट में हम अपना मंदिर रख सकते हैं। जब भी ध्यान करें हम नॉर्थ ईस्ट में बैठ के कर सकते हैं, तो एक अलग इम्पैक्ट देता है। अच्छा, तो वास्तु तो चूंकि वास शब्द से बना है, जिससे आवास, निवास ये सब होता है, तो कहीं ना कहीं ये इन सब से जुड़ा हुआ है और इसी से आवास या निवास ये सब सभी निकला है। जी बिल्कुल। तो अगर हमने कहीं पे आवास लिया, ये जब वास्तु बना होगा उस समय आप जानती हैं कि घरों में जो टॉयलेट्स वगैरह होते थे, शौचालय वो अलग बनते थे, पूजा घर भी केवल अलग होते थे। अब तो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं जो 50-50 तल्ले बिल्डिंग बन रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो वास्तु है उसमें जो एक इंडिपेंडेंट हाउसेस में और जो हम अपार्टमेंट के फ्लैट्स की बातें करते हैं उसमें, तो इन सब से कोई अंतर आ जाता है कि वो वही थ्योरी, वही प्रिंसिपल्स, वही नियम जो वास्तु के पुराने चले आ रहे थे वो इन सब पे भी अप्लाई होते हैं? जी संजय जी, अगर आप एक कमरे का घर भी ले रहे हैं ना, अगर आपका निवास एक कमरे तक भी सीमित है तो उसमें भी वही नियम लागू होंगे जो आपके एक बंगलों में या एक विला पर होते हैं। बिल्कुल वही नियम लागू होंगे। वही नियम इस पे भी अप्लाई अगर होंगे। जहाँ पर भी आप 4 दीवारी करते हैं और कहते हैं कि ये मेरा निवास स्थान है, जी। वहाँ पर वही नियम लागू होंगे।
वही नियम जो मूल नियम है मूल नियम है वही है वही अप्लाई होंगे सभी के ऊपर। सभी के ऊपर। तो जब अगर हमें कोई घर बनाना है और मान लीजिए हमने कोई ज़मीन ली, तो क्या हमें ज़मीन लेते समय ही इन सब बातों पे ध्यान देना चाहिए कि हमें कौन सी ज़मीन है, उसके आकार कैसे हैं, कहाँ उसका लोकेशन है? तो मान लीजिए शुरुआत ही हम करें कि हमने प्लान किया कि अब मुझे एक मकान बनाना है, तो क्या-क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए ज़मीन खरीदते समय? ज़मीन को जब हम पहली बार लोकेट कर रहे हैं, कहीं पे देख रहे हैं, तो क्या सब प्रिकॉशंस लेना चाहिए? क्या सब हमें देखना चाहिए? दर्शकों को बताइए। जी। सबसे पहले जब भी हम कोई ज़मीन लेते हैं उसमें वास्तु में 60% जो आपकी वैल्यू रखता है जी। वो ज़मीन की एनर्जी है। हम बात करते हैं आज की इस डायरेक्शन में ये पर्टिकुलर चीज़ होनी चाहिए, उस डायरेक्शन में वो पर्टिकुलर चीज़ होनी चाहिए, बट जो बेसिक है वो उस ज़मीन की एनर्जी है, वो उस जगह की एनर्जी है, वो कितनी अच्छी है। अगर वो एनर्जी बहुत अच्छी है तो अगर आपके घर में छोटे मोटे वास्तु दोष होंगे ना तो वो शायद इतने इम्पैक्ट नहीं करेंगे आपको। और मैंने लिटरली देखा है, 1-2 केसेस में देखा है कि जब मुझे स्पेसिफिकली बुलाया गया था कि उनका जो टॉयलेट था वो नॉर्थ ईस्ट में था, और मेरे एक क्लाइंट हैं स्पेसिफिकली मुझे उन्होंने कहा था कि मैम देखिए आप नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को हमेशा मना करती हैं कि ईशान कोण में कभी टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ये एक घर है और ये बहुत संपन्न है, फल फूल रहे हैं, आप बस एक बार मेरे साथ चल लीजिए विजिट करने। तो मैंने एंटर किया, उनके घर की मिट्टी उठाई मैंने, तो जो मिट्टी की सुगंध थी ना संजय जी, वो फूलों की सुगंध जैसी थी। मिट्टी की सुगंध, क्योंकि हम लोग मिट्टी की सुगंध से भी पहचानते हैं कि किसी पर्टिकुलर ज़मीन की जो है उसकी एनर्जी कैसी है। तो इतनी प्यारी खुशबू थी कि मैंने उनको कह दिया था, मैंने वहीं कह दिया था शायद इस वजह से ये दोष इनको इतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। ये बताइए कि आखिर मिट्टी की एनर्जी या खुशबू एक सामान्य आदमी कैसे पहचाने कि वहाँ पे एनर्जी लेवल अच्छा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है? ये कैसे पता चलेगा? कोई मापक तो है नहीं, कोई मापदंड तो है नहीं। मापक बहुत होते हैं। एक तो होता है कि आप जब कोई ज़मीन सेलेक्ट करते हैं, पहले तो ये देखिए कि वो किस एरिया में कर रहे हैं आप, क्योंकि हर एरिया का एक एनर्जी होती है। जैसे इंडस्ट्री किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत अच्छी चलती है, वहीं अगर किसी और एरिया में जब इंडस्ट्रीज स्टार्ट होती हैं, 1-2 इंडस्ट्री लगती हैं तो वो चलती नहीं है, बंद हो जाती हैं। तो वहाँ की एनर्जी घर लायक है, या फिर वहाँ की एनर्जी इंडस्ट्री लायक है, या बिल्कुल तमस है। मैं तो एक ही इंडस्ट्री जानता हूँ, एक ही बिजनेस जानता हूँ, जो शराब का बिजनेस है। वो कहीं भी नाले के ऊपर कहीं भी लगा दो, स्मशान घाट में, वो चलता ही चलता है। वो पता नहीं वहाँ पे वास्तु दोष नहीं होता क्या? वहाँ सब पॉजिटिव ही होता है। नहीं सर, ये बोलने वाली बात है, बट कई ऐसे बिजनेसमैन भी हैं जो एक्चुअल में इस बिजनेस में भी लॉस में हैं, इसमें भी लॉस में। इसमें भी लॉस में हैं। जी। वो डिपेंड करता है आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना आप किस रेट पे जा रहे हैं, तो कुछ उसमें भी लॉस में क्योंकि हैं। मुझे हमेशा वहाँ भीड़ ही दिखती है, तो बाकी बिजनेस में आपको ग्राहकों को बुलाना होता है, तो कई बार मेरे दिमाग में ये सवाल उठता है कि आखिर इनका कोई वास्तु दोष नहीं है, सभी ग्राहक अपने आप सब पहुँच रहे हैं, वहाँ भीड़ लगी रहती है हमेशा। वो अगेन वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, जी। जिनका खैर ये तो मैंने लाइटर मोड में ऐसे ही पूछ लिया। लेकिन जैसे आपने बताया कि ज़मीन का सिलेक्शन करते समय जो उनका एनर्जी लेवल है उसको देखना चाहिए। जी। ज़मीन के बाद फिर सवाल आता है कि जब आपने मकान बनाना शुरू किया, तो क्या उसी स्टेज पे नॉर्मली लोग आर्किटेक्ट को या तो बुलाते हैं, ठेकेदार को बुलाते हैं, इंजीनियर को, सिविल इंजीनियर को बुलाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो टाइम है जब उन्हें कोई वास्तु एक्सपर्ट से भी राय ले लेनी चाहिए? मैं तो कहती हूँ आपको ज़मीन सेलेक्ट करने से पहले ही वास्तु एक्सपर्ट पहले ले लेनी चाहिए। और जब आप ज़मीन सेलेक्ट भी कर रहे हैं, जैसे अभी हम डिस्कस ही कर रहे थे इस टॉपिक को कि किस एरिया में आप अपना घर बना रहे हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ज़मीन अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं कि ज़मीन की एनर्जी कितनी है, ये कितनी फर्टाइल लैंड है, ठीक है, तो उसके लिए तो आपको क्या करना है, जब आप पहुँचेंगे अपनी ज़मीन पर, तो जो भी मालिक है, जो बनने जा रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं वो लेने के लिए, आप उनके हाथ के बराबर एक गड्ढा खोद लेंगे और उससे सारी मिट्टी जब आप निकाल लेते हैं तो कुछ देर बाद आप उस मिट्टी को वापस उस गड्ढे में भरेंगे। और अगर वो मिट्टी गड्ढे को भरने के बाद भी बच जाती है, ज़्यादा हो जाती है,
तो मतलब ये मिट्टी, ये ज़मीन आपके लिए बहुत ही फलदायी होगी। अगर वो बिल्कुल बराबर आती है तो ये ज़मीन नॉर्मल रहेगी। अगर मिट्टी बिल्कुल चली गई है अंदर और उसके बाद भी कम पड़ रही है, तो इसका मतलब कि ये ज़मीन आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, आपको ये ज़मीन नहीं लेनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि इस तरह से आप पता कर सकती हैं कि जो ज़मीन है वो आपके लिए कितना फलदायी होगा या नहीं होगा। जी, बिल्कुल। और इसका कोई साइज़ भी रेक्टेंगुलर होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए, ऐसा कुछ है? आप एंगुलर होना चाहिए? आप चाहें तो इसको स्क्वायर में करें, ज़्यादा सही रहता स्क्वायर में सबसे जी। अच्छा होता है अगर वो हो। जी, हाँ, उससे दिशाएँ बड़ी स्पष्ट सी हो जाती जी, हैं। हमने मान लीजिए हमने ज़मीन सेलेक्ट कर लिया, अब हमें मकान बनाना है। जी, अब मैं दर्शकों के लिए भी चाहूँगा कि वो जाने कि जो मकान अगर बनना है तो अब ज़मीन सिलेक्शन के बाद मकान की शुरुआत करते हैं, नींव से शुरुआत होती है। जी। तो आपने नींव खोदा और डाला, उस समय वास्तु का कुछ करना चाहिए? जी। हमेशा जब भी आप ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपका जो पहला फावड़ा होता है, वो आपको हमेशा नॉर्थ ईस्ट की तरफ लगाना चाहिए। सबसे पहले जो ज़मीन खोदी जाए, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ईशान कोण से? ईशान कोण से शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन आपकी जो पहली ईंट होगी, वो हमेशा आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होगी। अच्छा, जी, तो आप पहले फावड़ा लगाएँ नॉर्थ ईस्ट में, और फिर ईंट लगाएँ कंस्ट्रक्शन फिर आप वहाँ से साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट से शुरू कर सकते हैं। पहली मतलब साउथ वेस्ट मतलब होता है कौन सा कोना होगा वो? नृत्य कोण। हाँ, नृत्य कोण होगा, साउथ वेस्ट। तो आप ईशान कोण में फावड़ा लगाएं, नृत्य कोण से आप अपनी ईंटें लगाना शुरू करें। आपने बहुत अच्छी बात बताई, जो भी अपना घर बनाना चाहते हो वो कृपया करके इन सब बातों पे बहुत ध्यान दें। अब हम लोग घर तो बन जाएगा, अब हम लोग उसकी कुछ बारीकियों पे आ जाते हैं, जो मैं समझता हूँ कि हर हमारे जो दर्शक होंगे उनका इंटरेस्ट वो जानने में होगा। शुरुआत करते हैं मुख्य द्वार से। मुख्य द्वार के ऊपर बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न भी होते हैं कि मुख्य द्वार किस तरफ होना चाहिए, ईशान कोण में, पूरब दिशा में, पश्चिम दिशा में या साउथ में, और किस प्रकार का मुख्य द्वार बनना चाहिए, क्योंकि मुख्य द्वार आपका मेन इंट्रेंस है। लोग कहते हैं कि शायद एनर्जी का प्रवेश भी वहाँ से होता है, सूर्य की किरणें भी आपके मुख्य द्वार से आती हैं, देवता का प्रवेश भी उधर ही से होता है। दीपावली में हम लोग वहाँ पे छोटे छोटे दिया भी लगा देते हैं, बाकी चीज़ें लगा देते हैं। तो मुख्य द्वार के बारे में जरा हमें बताइए। बिल्कुल। मुख्य द्वार किसी भी दिशा में हो सकता है। अगर हम चारों दिशाओं की बात करें, पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, किसी भी दिशा में आपका हो सकता है, बट एक सही जगह पर मुख्य द्वार का होना बहुत ज़रूरी है। आप दर्शकों को आप ये वास्तु चक्रा दिखा सकते हैं, ठीक है? इसमें अगर आप देखेंगे तो आपके पास बहुत एंट्रीज एंट्रीज़ यहाँ पर हैं, लेकिन आप कुछ एंट्रीज़ हैं जो आप हर डायरेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 एंट्री आपको ईस्ट डायरेक्शन की हैं जो आपकी बहुत अच्छी रहती हैं। बाकी एंट्रीज़ का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती रहेगी। वो डिपेंड करता है कौन सी एंट्री आपकी ओपन है, ठीक है? तो आपका मुख्य द्वार अगर आपका ईस्ट डायरेक्शन में, अगर आपका जो फेसिंग है ईस्ट डायरेक्शन है, तो आपका जो मुख्य द्वार होगा E3 और E4 की एंट्री पर ही हो तो ही ज़्यादा अच्छा है। वहीं अगर हम बात करें साउथ डायरेक्शन की, तो आपका जो मुख्य द्वार होगा वो S3 S4 पर होना चाहिए। बेस्ट होता है S4 पर। वैदिक वास्तु की तरफ से देखा जाए तो S4 ही एक ऐसी डायरेक्शन है जिसमें मुख्य द्वार होना चाहिए। वो S3 भी रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन और इवन S2 भी मॉडर्न वास्तु रिकमेंड करता है, लेकिन S2 की जो एंट्री स्पेसिफिकली होती है वो उन्हीं लोगों के लिए अच्छी है जो जॉब कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं दूसरों के लिए कार्य करने वाला बना देता है, जहाँ पर आप अपने बारे में बिना सोचे समझे बस दूसरे के लिए काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो S2 की एंट्री तो बिल्कुल भी ना लें। और बहुत ज़्यादा अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आप दूसरे के लिए ही कार्य करते जा रहे हैं या जॉब भी कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो गए हैं, तो आप S2 की एंट्री को भी बंद करवा सकते हैं या फिर आप उसको सील करवा सकते हैं। उसी तरह अगर हम बात करें वेस्ट डायरेक्शन की, तो W3 और W4 2 एंट्रीज़ हैं जो आप वेस्ट डायरेक्शन में खोल सकते हैं। वहीं नॉर्थ में भी N3 और N4, ये 2 एंट्रीज आप ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्य द्वार किस तरह से बनना चाहिए, इसका भी वैदिक वास्तु में तो बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, बट आज के मॉडर्न टाइम पे ये पॉसिबल नहीं हो पाता, है ना? बट
एटलीस्ट हम इतना कर सकते हैं कि सबसे पहले जो मेनली किया जाता था, चौखट बनाई जाती थी घर। आजकल वो चौखट बिल्कुल गायब है। लोहे के गेट हो जाते हैं। हाँ, और चौखट भी हमेशा लकड़ी की बनाई जाती थी। आजकल अगर हम लोग बनाने भी चाहें तो हम लोगों का माइंड जो होगा, हम सोचेंगे कि चलो लकड़ी की ना बना के प्लाईवुड की चौखट बना देते हैं। और प्लाईवुड जो होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। संजय जी, जैसे पिछले टाइम में कहा जाता था कि हमें घर में 3 से ज़्यादा लकड़ियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चाहे हम फर्नीचर में कर रहे हैं, चाहे हम किसी और चीज़ में कर रहे हैं, दरवाजे में कर रहे हैं, खिड़कियों पे कर रहे हैं, पूरे घर में 3 से ज़्यादा लकड़ियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा। और प्लाईवुड अगर आपको पता हो तो अलग-अलग कांटेदार जो झाड़ियाँ होती है, उनका चूरा बना करके फिर उनको चिपकाया जाता है। जी। तो वो एनर्जी वाइज बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालती। तो एटलीस्ट हम अपने जो घर हैं, उनका जो मुख्य द्वार है, वो हम लकड़ी का बनवा सकते हैं। जी। ठीक है, चौखट अगर बना सकें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई नेगेटिव एनर्जीज को चौखट रोक देता है। आजकल तो यूपीवीसी और इन सब के पैनल्स आने लगे हैं। जी, तो वो अवॉइड करने चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। तो मुख्य द्वार नॉर्मली आप सजेस्ट कर रही हैं कि लकड़ी के ही बनना? लकड़ी के ही बनाने चाहिए। चौखट अगर आप कर सकते हैं, इवन अपार्टमेंट्स में भी अगर आप अपने अकॉर्डिंग मॉडर्नाइज करके उसको थोड़ा सा चौखट बनाकर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। दहलीज ज़रूर होनी चाहिए, दहलीज होना दहलीज आवश्यक। होना ज़रूर है, क्योंकि आपने देखा होगा पहले ज़माने में भी कहते थे दहलीज बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आने से पहले वहाँ रुक जाती है अगर आपकी दहलीज सही है तो। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आजकल आप जानती हैं कि जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनते हैं तो कई बार आपके पास ये विकल्प रहता नहीं है। आपको वही फ्लैट मिलता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा दिशाओं में परिवर्तन नहीं कर सकती हैं। जी। तो ऐसी स्थिति में जब आपके हाथ में बहुत कुछ चेंज करना नहीं है, तो क्या इसको करेक्ट करने का कोई उपाय है या कोई ऐसे उपाय अपनाए जाएं जो कि आपके हाथ में नहीं है? आपने गलत डायरेक्शन में मुख्य द्वार ऑलरेडी पहले से मौजूद है, तो क्या कोई ऐसे उपाय होंगे जिससे आप उसको ठीक कर सकें? जी, मैं आपको उपाय वैदिक वास्तु की तरफ से भी बता देती हूँ और मॉडर्न वास्तु के अकॉर्डिंग भी आपको उपाय बता देती हूँ। ठीक है, तो मॉडर्न वास्तु के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, हम लोग या तो उसको टेप से ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा। अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग टेप्स लगती हैं, टेप से ब्लॉक कर देते हैं। परमानेंटली ब्लॉक करने के लिए हम 1 सेंटीमीटर की स्ट्रिप यूज़ करते हैं, उसको हम ज़मीन में लगा देते हैं, मेन गेट पर अंदर दबा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, वैदिक वास्तु में हम मतलब एक उपाय ये है कि हम गाय के गोबर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। जी, गाय के गोबर से आप जो हम बंधन बार बनाते हैं, तो गाय के गोबर से अगर हम देसी गाय के गोबर से, ठीक है, बंधन बार बना करके अगर हम अपने घर पर टांग दें तो वो भी नेगेटिव एनर्जी को आने से रोक देते हैं। ओ, तो ये उपाय हैं दोस्तों। अगर आपको लगता है कि बॉम्बे, दिल्ली या ऐसे शहर में आप हैं जहाँ पे मुख्य द्वार आपके कंट्रोल में नहीं है कि आप उसकी दिशा परिवर्तन कर सकें, तो ये सब उपाय आपके काम आ सकते हैं। अब यहाँ पर कौन से कलर की टेप लगाएं जी, और कौन सी स्ट्रिप लगाएं, वो भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो भी ईस्ट डायरेक्शन की जो एंट्रीज हैं वहाँ पे हमें स्टील की स्ट्रिप लगानी चाहिए और ग्रीन कलर का टेप आप वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर आप किसी वास्तु कंसल्टेंट से अगर बात कर रहे हैं तो वो शायद आपको एग्जैक्ट चीज़ बता सके। वैसे जनरली आप ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब हम घर बैलेंस करते हैं तो हम देखते हैं कई बार कि अगर ईस्ट डायरेक्शन छोटा है तो हम कोई और टेप भी आपको एडवाइस कर सकते हैं या कोई और स्ट्रिप भी एडवाइस कर सकते हैं। बट जनरली मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप किसी से कंसल्ट नहीं कर रहे हैं, खुद अगर आप रेमेडी कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं। तो आपको ग्रीन टेप का इस्तेमाल करना है अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में बना रहे हैं तो। वहीं अगर आप साउथ डायरेक्शन में गलत जगह पे आपका द्वार है तो आप वहाँ पर रेड टेप इस्तेमाल कीजिए। और एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना भूल गई हूँ वो ये कि अगर आपके घर की एंट्री S6 से लेकर W1 तक की है तो वो वहाँ पर एक्चुअल में रेमेडीज़ काम नहीं करती हैं। ठीक है, जो मैंने वैदिक का बताया है आप चाहें तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो काफ़ी हद तक काम करती है। लेकिन स्ट्रिप वगैरह मेरी नॉलेज में आज तक कभी काम नहीं किया है, तो आप वो तो अवॉइड ही करें। घर छोड़ दें? ऐसे बेटर है सर, घर छोड़ देना बेटर है घर छोड़ देना।
तो समझ जाओ भाई, जहाँ अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो अपना घर ही आप आप दिक्कत रेमेडी तलाश के तौर पर कर सकते हैं। अगर आपको इम्पैक्ट बढ़ रहे हैं तो ठीक है, बेस्ट है आप वो घर छोड़ दें, क्योंकि अगर आप ठीक हैं तो तो हर जिंदगी में बहुत मिल जाए। सही है। जान जान है तो जहान है, जी घर तो मिल ही जाएगा। जी लेकिन मैं पुलिस वाला रहा हूँ, तो कुछ क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में आ ही जाते हैं। बिल्कुल। आपने कह दिया कि आप लकड़ी का बनाओ, तो मैं तो उसको इस एंगल से देखता हूँ कि फिर चोरों के लिए सुविधाजनक नहीं हो जाएगा वो। थोड़ा सा सिक्योरिटी एंगल भी तो होना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए कि आपने वास्तु दोष तो ठीक कर दिया, लेकिन चोरों के रास्ते खोल दिए, ऐसा तो नहीं होगा। पहले लकड़ी के द्वार भी बनते थे तो बड़े मजबूत मजबूत बनाए, जो भी बनाए मजबूत बनाए, उसने मतलब लॉक आप सिस्टम, बिल्कुल बहुत पतली लकड़ी का दरवाजा बना दे, कैमरा भी, सीसीटीवी कैमरा आजकल लगा देते हैं, तो लगा सकते वो हैं। लगा सकते कोई हैं। वास्तु दोष तो नहीं नहीं, है उसमें। उसमें कोई वास्तु दोष नहीं जो लगाने। कैमरा लगा करके कम से कम चेक तो कर। हाँ, आजकल एक कंसेप्ट मैंने 1-2 केसेस में ये गौर किया है, ये अच्छा इस बार बात हुई तो, कि जो हम आजकल जो बेल्स लग रही हैं आपने देखा होगा उसमें स्क्रीन भी है, जी। ठीक है? तो 1-2 केसेस में मैंने सिम्पटम्स वहाँ पर पाए कि क्या हुआ कि जहाँ पर हम लोग वो स्क्रीन लगाते हैं, कई बार उसने भी एंट्री का काम कर दिया। अच्छा, क्योंकि बाहर के लोगों का जो आपसे मतलब आप देख पा रहे हैं बाहर के लोगों को उस पर्टिकुलर स्क्रीन से देख पा रहे स्क्रीन से देख रहे हैं जी। हैं, तो कई बार वो भी एक एंट्री का काम कर जाता है। अच्छा, मतलब मैंने 2 केसेस में ऐसे देखा जहाँ पर मुझे सिम्पटम वही मैच हुए और मैंने देखा कि वहाँ पर कोई एंट्री नहीं है, ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। तो वो पर्टिकुलर स्क्रीन वहाँ पर लगी हुई थी, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। तो जितना मॉडर्नाइज होते हैं, कई बार वास्तु की चीज़ें भी इम्पैक्ट करती हैं, तो थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ता है। हाँ, जो भी आप मॉडर्न चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो वास्तु कंप्लायंट होती हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा आपके सेहत के लिए भी अच्छा तो है। अच्छा है अगर आप जो स्क्रीन लगा रहे हैं उसको पर्टिकुलर अच्छी एंट्री पे लगाएं। जी। हो सकता है आपके घर की एंट्री बहुत अच्छी ना हो, लेकिन अगर आपके पास वो स्क्रीन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर जगह पे लगाएं। जैसे अगर ईस्ट में यूज़ कर रहे हैं तो E3 E4 के प्लेसेस पे लगाएं, तो शायद आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। अब मैं सीधे मुख्य द्वार से आ जाता हूँ, जो एक सबसे दूसरा बड़ा संवेदनशील और हर घर के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है वो है किचन। जी। तो मैं सीधे किचन पे आ जाता हूँ। अब आप किचन का बताइए, एक तो किचन किस दिशा में होना चाहिए? आप सभी जानते हैं कि आप कहेंगे आग्नेय कोण में होना चाहिए, साउथ ईस्ट में होना चाहिए, लेकिन जो दूसरे अगर डायरेक्शन में है तो क्या होना चाहिए? और मैं केवल वहीं तक सीमित नहीं रहना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप दर्शकों को ये भी बताएं, क्योंकि किचन में कुछ चीज़ें आजकल हर घर में रहती हैं। फ्रिज रहता है, ओवन रहता है, या फिर चूल्हा रहता है, चिमनी रहती है, फ्रिज तो मैंने बता ही दिया, बर्तन रखने के सिंक रहता है। तो इन सब का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए जो एक संतुलित सा किचन नज़र आए? किस डायरेक्शन में फ्रिज हो, सिंक हो, या बाकी चीज़ें जो हॉब लगा रहे हैं आप वो हो, तो ये कैसा होना चाहिए किचन ओवरऑल? जी। सबसे पहले तो किचन किस दिशा में होना चाहिए? जी। तो किचन के लिए जैसे कि हमने शुरुआत ही इससे की थी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है बेस्ट होती है। मैंने आपको रीज़न भी बताया था क्यों बेस्ट होती है, राइट? तो किचन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही बेस्ट होता है। दूसरी जो बेस्ट डायरेक्शन है वो वेस्ट की डायरेक्शन है, क्योंकि वरुण देवता का स्थान है। तो वहाँ पर भी आप किचन को रख सकते हैं, ठीक है? ईस्ट डायरेक्शन में भी वैदिक वास्तु के अकॉर्डिंग कहा गया है कि अगर आपका खाना 9 बजे के पहले बन जाता है तो ईस्ट डायरेक्शन भी अच्छी डायरेक्शन है किचन रखने के लिए, लेकिन बेस्ट जो है आपकी साउथ ईस्ट ही है, सेकंड बेस्ट आपकी वेस्ट है, ठीक है? इसके अलावा अगर किचन कहीं पर आ जाता है तो उसकी रेमेडीज हैं। अगेन साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में तो बिल्कुल ना रखें, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है जी। ये डायरेक्शन है डिस्पोजल की। तो हम नहीं चाहेंगे कि जो हम खाना बना रहे हैं जी। वो डिस्पोज लायक हो जाए। हम चाहते हैं कि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस हों और हम उसे खाएं तो हमारे शरीर को अच्छे से डाइजेस्ट हों और अच्छा हमारे लिए हमारे शरीर को बनाएं वो चीज़। तो अगर गलत डायरेक्शन में किचन बन जाएगा तो क्या खाने का स्वाद बिगड़ जाएगा? स्वाद बिगड़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो हमारी लाइफ में कितना इम्पैक्ट करेगा हमारे, क्योंकि वही एनर्जी हम ले रहे हैं अपने अंदर ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर को भी इम्पैक्ट करेगा। कई बार मुझे लगता है कि वो कुक हमारा चाय जो है अच्छी नहीं बनाता है। कई बार मैं सोचता हूँ कि डायरेक्शन गलत होगा वो। आप एक बार कुक चेंज करके देखिए, उसके बाद देख के आपको डायरेक्शन करनी चाहिए या नहीं। वो ये तो लगता है कि शायद वास्तु दोष भी होगा।
आपको एक बार ले जाके दिखाना होगा। लेकिन हाँ, आप ये बताएँ बाकी जो चीज़ें हैं फ्रिज और ये सब कहाँ-कहाँ रखा जा जी। सकता है? अब देखिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर हम किचन बना रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है कि हम फ्रिज को कहीं और उठा कर रखें, जी, क्योंकि देखा जाए तो फ्रिज करने के लिए जो सबसे अच्छी डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ वेस्ट होती है। नॉर्थ ईस्ट। जी, क्योंकि चंद्र का स्थान होता है, तो चंद्र की जो शीतलता है वो अब शीतलता है, कोई भी कि चीज़ एक तरफ अग्नि अग्नि है, दूसरी तरफ शीतलता है। हाँ, तो आपको जो स्पेसिफिकली डायरेक्शन है वो है। लेकिन जब हम बात किचन की कर रहे हैं तो हम स्पेसिफिकली चूल्हे की बात कर रहे हैं, या जैसे अभी आपने कहा कि आजकल ओवन होता है, इंडक्शंस भी कई लोग रखते हैं, तो हमारे लिए अग्नि वो है, किचन में मेन अग्नि वो है। वही है, वही कौन। ठीक है, तो उसका सही डायरेक्शन में होना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार घर बहुत छोटे जैसे आजकल बन रहे हैं, अपार्टमेंट्स बहुत छोटे बन रहे हैं, तो हो सकता है किचन में आपका साउथ ईस्ट भी आ रहा है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट भी आ रहा है, 2-3 डायरेक्शन आपकी किचन में ही आ रही है। जी, तो एटलीस्ट आपका जो चूल्हा हो या फिर आपके जो कुकिंग इक्विपमेंट्स हैं, सॉरी जो ये बर्नर्स वगैरह हैं, ये आपकी जो होने चाहिए वो स्पेसिफिकली साउथ ईस्ट में हो तो ज़्यादा अच्छे हैं। अगर साउथ ईस्ट में नहीं हो पा रहे हैं तो अग्नि की और दिशाओं में आप रख सकते हैं, जैसे कि साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में या साउथ में आप चाहें तो वो रख सकते हैं, लेकिन हाँ साउथ ईस्ट बेस्ट है। इसके अलावा बाकी चीज़ें आप और जगह रख सकते हैं, बट हाँ अग्नि और पानी को थोड़ा डिस्टेंस में डिस्टेंस रखें। बना के हाँ, रखें। जैसे आपका सिंक भी है तो उसको थोड़ा सा डिस्टेंस में ज़रूर रखें। और तो उसको अलग करके रखना ज़्यादा अच्छा होगा। मैं समझता हूँ कि इवन जब आप खाना बना रहे हो तो उस समय पानी, अगर कोई बर्तन साफ कर रहा है तो उसके छींटे वगैरह कहीं ठीक है, आगे हाँ मतलब अग्नि और वो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा अगर हम प्रैक्टिकली भी देखें तो। आजकल ओपन किचन का समय आ गया है। बहुत सारे फ्लैट्स में मैं देखता हूँ ओपन किचन रहता है। तो क्या ये वास्तु से रिलेटेड है, ओपन होना चाहिए कि किचन बंद होना चाहिए? संजय जी, अगर आपने मतलब गौर किया होगा, पहले हमारे मम्मी पापा हमेशा कहते थे कि खाने पे किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। इसीलिए मैंने ये पूछा। हाँ, तो क्योंकि कई लोग तो खाने के समय कुछ बोलते भी नहीं थे, बिल्कुल मौन व्रत धारण कर लेते थे कि खाने के समय में कोई बात नहीं करनी है। तो ऐसा था कि बिल्कुल खाना एक बड़ा सैक्रेड रिचुअल टाइप का होता था। बिल्कुल शांति से खाया शांति जाता से था। खाया जाता है। खैर वो अब लोग कहते हैं कि हाँ टेबल पे बैठे हैं तो बातें करो, यही टाइम है जब आपको Yes. बातें करनी चाहिए। बट एक्चुअल में खाने को बहुत सात्विक तरीके से बनाया जाता था पहले, और ओपन नहीं रखा जाता था। इवन जब खाना भी खाते थे तो कहा जाता था कि पर्दा लगा लो, जी, ठीक है, क्योंकि एनर्जीज जो होती हैं, एक इंसान की जो एनर्जीज होती हैं वो आँखों के माध्यम से सबसे पहले इम्पैक्ट करती हैं। जी, तो जब भी हम खाना बनाएं या खाना खाएं तो कोशिश करनी चाहिए कि हम क्लोज जो स्पेस हो वहाँ पर खाएं, और किचन कभी भी ओपन ना रखें, वास्तु के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं। ये बहुत सारे लोग किचन ओपन रखते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि किचन को ओपन रखना शायद वास्तु के हिसाब से तो ठीक नहीं है, और दूसरे दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है। तो एक किचन के बाद जो दूसरा स्थान आता है वो आता है बेडरूम। जी, और बेडरूम आजकल आप जानती हैं कि फ्लैट्स में तो बेडरूम बड़े छोटे छोटे भी हो गए हैं और सभी डायरेक्शंस में होते हैं, और बेडरूम के साथ अटैच्ड टॉयलेट का कल्चर अब सब जगह है। जी, पहले के ज़माने में जब शायद वास्तु की परिकल्पना करी गई होगी तो उस समय हमेशा जो शौचालय हुआ करते थे वो घर से अलग होते थे। जी, अब जब ये बेडरूम और अटैच टॉयलेट ये एक कॉमन फीचर हो गया है सभी घरों का, तो इसमें कहाँ क्या होना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये ज़रा दर्शकों को आप कृपया करके बताएं। जी। तो पहले तो जैसे पहले ज़माने में, हमारे ज़माने में भी टॉयलेट्स होते थे, लेकिन एक घर में एक ही टॉयलेट होता था, है ना? लेकिन अब क्योंकि हर कमरे के साथ सबको अटैच बाथरूम चाहिए, अटैच टॉयलेट चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ को भी इम्पैक्ट कर रहा है। जी, ठीक है, अब पहले अगर हम बात करें बेडरूम्स की, क्योंकि हम टॉयलेट से पहले हम लोग बेडरूम की बात कर रहे हैं, तो हम लोग बेडरूम की डायरेक्शंस का थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि कहाँ पर हमें बेडरूम रखना चाहिए। तो बेस्ट जो बेडरूम होता है वो साउथ की डायरेक्शन का होता है। साउथ में, साउथ फेसिंग फेसिंग ही नहीं, साउथ में आपका बेडरूम होना। हाँ सिर आपका साउथ में होना चाहिए, बिल्कुल साउथ की डायरेक्शन में आपका सिर होना चाहिए। वो डायरेक्शन होती है यम की, साउथ। अब हमारी लाइफ जब ख़त्म होती है तो यम आता है, ठीक है, तो हर दिन जब हम अपना पूरा दिन ख़त्म करते हैं तो यम ही एक ऐसी डायरेक्शन है जो हमें पूरी तरह से वो दिन को ख़त्म करवाती है, हमें पूरी तरह से रिलैक्स करवाती है।
मेंटली पीसफुल। जैसे नॉर्मली हम कहते हैं ना कि एक जन्म के बाद दूसरा जन्म होता है, तो जो कट देता है वो यम देता है। तो यम की जो डायरेक्शन है वो सबसे अच्छी डायरेक्शन है आपको अच्छी तरह से आराम करने के लिए। तो सिरहाना आपका दक्षिण दिशा में होना चाहिए। दक्षिण दिशा में होना चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ कहते हैं कि उत्तर दिशा में कभी भी किसी को नहीं सोना चाहिए, हाँ, ये माना बिल्कुल जाता है। जी। इसके पीछे कोई तर्क है, कारण है? सिर उत्तर दिशा में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। बिल्कुल, आप उत्तर दिशा में आपको सर करके भी बिल्कुल नहीं सोना वही वही कहा जाता है कि उत्तर दिशा में सिर नहीं होना चाहिए सोते समय। चाहिए। नॉर्थ पोल साउथ पोल जी अगर आप जानते हैं जी। तो नॉर्थ पोल से आप अगर सोते हैं तो आपकी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ज़्यादा होता है, तो आप मेंटली रिलैक्स नहीं हो पाते सर। और ये भी शायद होता है कि जो मृत्यु के बाद नॉर्मली उत्तर दिशा में डेड बॉडी को रख दिया जाता है। कई जी। कई जगहों पे ऐसी प्रथाएं हैं, तो शायद यही सोच के रखा गया होगा कि वो एक दिशा है जिसमें आप जब तक आपकी लाइफ है तब तक आप उधर नहीं सोते, जब आपकी डेथ हो जाती है तब नॉर्थ के डायरेक्शन में। हाँ, ये भी एक तथ्य हो सकता है, बट मेनली साइंटिफिकली रीज़न है इसका। जी, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो जी, तो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है नॉर्थ पोल की तरफ ज़्यादा होता है, तो आपको दिक्कत होती है। आपका माइंड आपका स्टेबल नहीं रह पाएगा अगर आप तो नॉर्थ एक में तो सर आपने करके कह दिया कि दक्षिण दिशा में होना चाहिए, जी। और कोई दिशाएं ऐसी हों? बेडरूम आप चाहे तो वेस्ट में भी रख सकते हैं, जी। ईस्ट में भी रख सकते हैं। एग्जैक्ट ईस्ट और एग्जैक्ट वेस्ट की बात कर रही हूँ। नॉर्थ में भी रख सकते हैं, लेकिन जो आपका सर है वो नॉर्थ की तरफ नहीं होना चाहिए। जी। ठीक है, मतलब नॉर्थ एग्जैक्ट N3 N4 का जो एरिया होता है आप उस तरफ अपना बेडरूम रख सकते हैं। बस आपका जो सिर है वो नॉर्थ की तरफ, सिरहाना नॉर्थ की तरफ को नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। बेडरूम में कई लोग कहते हैं कि आईना नहीं होना चाहिए, जी, क्यों, ऐसा क्यों? जब भी मतलब ये एनर्जी वाइज मैं इसका आंसर दूंगी आपको। जब भी हम लोग सोते हैं तो हमारी बॉडी नेगेटिव एनर्जी रिलीज करती है, जी। ठीक है, तो वो आपके पास आईना है तो वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, अच्छा, आपकी तरफ आ जाता है फिर हाँ, से। वापस आ जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि नहीं सोना चाहिए, मतलब आपको आईना बेडरूम में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। आईना बिल्कुल नहीं होना नहीं। चाहिए। At आजकल least आपका बेड तो उससे रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। आजकल लोग मोबाइल तो खैर सभी रखते ही अपने सिरहाने के, आपने बिल्कुल चिपक के सबसे ज़्यादा मोबाइल से ही रहते हैं। जी, इसके अलावा कंप्यूटर्स, आजकल टीवी भी सारे बेडरूम्स में होते हैं, तो ये वास्तु के हिसाब से क्या ये उचित है? संजय जी, वास्तु भी साइंस से ही रिलेटेड है। जी। तो अगर आप नॉर्मली देखें तो रेडिएशंस होती हैं जितनी सब घर में में, radiation। वाईफाई अगर आप ऑन रखते हैं रात भर तो आपको इम्पैक्ट करता है। इवन आजकल तो अगर आप वाईफाई ढूंढते हैं तो आपको कई वाईफाई दिख जाते हैं, जी। है ना, कई कनेक्शंस दिख सब जाते हैं, impact पकड़ रहा है। तो सारी तरफ से आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं। और एटलीस्ट रात को सोते वक्त अगर आपने अपने घर में वाईफाई ऑन किया है या फिर अपना फ़ोन भी ऑन किया है, मैं तो कहती हूँ फ्लाइट मोड पे रख कर के सोया जाए तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और सिरहाने की तरफ तो रख कर बिल्कुल मत सोइए। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए, एक हफ्ता आप फ़ोन को फ्लाइट मोड पर डालकर रखिए और एक हफ्ता अपने सिरहाने पर रख कर देखिए, आपको अपनी नींद में अलग ही डिफरेंस दिखेगा। ये आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। और बेडरूम का कलर के बारे में आप कुछ बताना चाहिए, किस कलर का होना चाहिए सामान्यतः? देखिए, बेडरूम का स्पेसिफिकली कलर हम जो करवाते हैं वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करवा, कि आपका बेडरूम कौन सी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जैसे हम आपका नॉर्थ डायरेक्शन में अगर बेडरूम रखते हैं तो उसमें ब्लू कलर हो सकता है, उसमें वाइट कलर हो सकता है, उसमें ग्रीन कलर हो सकता है। जो कलर वहाँ पर नहीं आने चाहिए वो है रेड कलर, वो है ऑरेंज कलर, रेड फैमिली के जितने भी कलर हैं, पिंक कलर, ये कलर वहाँ पर नहीं आने चाहिए। बेडरूम में नहीं होनी चाहिए। वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आपका बेडरूम है तो नहीं होने चाहिए। लेकिन किचन में रेड कलर हो सकता है। किचन में भी रेड जो होता है ना, बहुत ज़्यादा अग्नि हमें नहीं चाहिए। अच्छा। अब जो कलर्स होते हैं वो बैलेंसिंग का काम करते हैं। अब क्या है, जैसे आपका घर है, ठीक है, अगर आप सेंटर से हर कोने में या हर दिशा में चलना शुरू करें तो आपके घर की जो डिस्टेंस है सेंटर से एक दीवार दूसरी दीवार, वो बहुत अलग अलग होगी, जी। राइट। कोई बहुत ज़्यादा होगा तो कोई कम होगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, शेप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि उस पर्टिकुलर जगह पे हमें कौन सा कलर इस्तेमाल करना चाहिए।
प्लस अब इसको थोड़ा और डेप्थ में चलेगा, अगर हम चले जाते हैं तो यहाँ पे हम एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल भी करते हैं जी। कि कोई कलर, कोई पर्टिकुलर ग्रह का कलर हम्म, आपके लिए बहुत अच्छा है, अच्छा है। तो हम उस कलर का इस्तेमाल आपके बेडरूम में कर सकते हैं। जैसे स्टोन्स यूज करते हैं तो हाँ, उस टाइप से वो बिल्कुल भी- बैलेंस। अब स्टोन्स के बारे में आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। जी। आप जब भी कोई स्टोन पहनते हैं, अगर आपकी बॉडी पर सूट कर जाता है, होता है ना कि कई बार होता है लोगों के स्टोन खो जाते हैं, रिंग्स खो जाती हैं, कई बार चटक जाती हैं, नहीं सूट करती। अगर आपको सूट कर रहा है तो आप उसका कलर देखिए, उस स्टोन का कलर क्या है। अगर रेड कलर है, ठीक है, तो आपके घर की आग्नेय दिशा में कोई ना कोई वास्तु दोष है। दोस्त है। हाँ, अच्छा। आग्नेय कोण में नहीं, अग्नि की जो भी दिशाएं हैं उनमें कोई ना कोई वास्तु दोष है। अगर वाइट है तो इसका मतलब आपके घर की वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट की जितनी भी डायरेक्शन है उनमें कोई ना कोई वास्तु दोष है। अच्छा। अगर ब्लू है हम्म, तो आपके घर की नॉर्थ डायरेक्शंस में कहीं ना कहीं वास्तु दोष है, और अगर ग्रीन है तो ईस्ट डायरेक्शंस में है। क्या आपने इतनी अच्छी बात कही कि 4 कलर्स के हिसाब से चारों दिशाएं आपने बता दी कि कहाँ पे वास्तु दोष हो सकता है। तो ये मैं समझता हूँ कि दर्शकों को बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दे दी। तो बेडरूम का इसके अलावा 4 डायरेक्शंस मैंने आपको बता दी कि वहाँ पर आपका बेडरूम होना चाहिए। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में पर्टिकुलर जो ग्रह है, जो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, वो कितना अच्छा और कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह नीच का है, आप सब लोग अपनी कुंडली एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आपका बुध ग्रह नीच का है तो कभी भी अपना बेडरूम आप नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं बनाएंगे। वहीं अगर आपका मंगल नीच का है तो आप साउथ डायरेक्शन में अपना बेडरूम मत बनवाइए। अगर आपका शनि नीच का है तो वेस्ट डायरेक्शन में नहीं बनाएंगे, और अगर आपका सूर्य नीच का है तो ईस्ट डायरेक्शन में नहीं बनाना है। अगर आपका जुपिटर यानी कि गुरु, अगर वो आपका उच्च का है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी आपको बेडरूम बनाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। वहीं अगर आपका राहु उच्च का है तो अगर आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भी आपका बेडरूम है तो वो आपके लिए सूटेबल होगा। तो आपने शोभा जी बड़े अच्छे से ग्रहों के संबंध में भी बता दिया कि ग्रहों का क्या संबंध है व्यक्ति के और बेडरूम से। जी, इसके अलावा अगर कोई न्यूली वेड है तो उसके लिए जो बेस्ट डायरेक्शन है बेडरूम की वो है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जो अट्रैक्शन की ही दिशा कही जाती है। तो आप इस डायरेक्शन में अगर न्यूली वेड जो कपल है उनका बेडरूम बनाते हैं तो बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब जब जो सुहाग रात वाला कमरा होता है वो हमेशा इसी डायरेक्शन में बनना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, जो जिन कपल्स की शादी हो रही हो तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, उनके पेरेंट्स भी रखें। आपने शौचालय के बारे में शोभा जी जरा बताइए, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट इशू है। जी, अभी तो जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अब हर रूम के साथ अटैच बाथरूम होता है, तो अलग अलग डायरेक्शन में अब टॉयलेट्स बनते हैं। लेकिन अगर पॉसिबल हो पाए, जब आप घर डिज़ाइन कर रहे हैं या घर चूज़ भी करने जा रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने जब अपार्टमेंट्स देखे और हम जब चूज़ करने गए थे अपने क्लाइंट्स के लिए, तो कई जगह वॉशरूम उसी डायरेक्शन में बने हुए थे। तो 2 से 3 डायरेक्शन ऐसी है जहाँ पर आप अपना वॉशरूम, स्पेशली टॉयलेट सीट, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो पूरे वॉशरूम की बात नहीं करते, हम टॉयलेट सीट की बात सीट की। करते हैं, क्योंकि वही है जहाँ से नेगेटिविटी घर में आती है। तो वो या तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो, ठीक है। अगर आपका टॉयलेट वहाँ पर है ऑलरेडी, यहाँ पर कई बार कुछ लोगों को दिक्कत आती है चर्निंग में। चर्निंग में मतलब आपने कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अगर बहुत ज़्यादा नहीं सोच पा रहे हैं, कई बार होता है ना कि कुछ लोग कुछ हुआ और फटाफट डिसीजन ले लिया, तत्काल इम्पल्सिव हाँ। डिसीजन ले लेते हैं। बिल्कुल ले लेते हैं कि अभी कर लो, चलो ठीक है। चर्निंग ही नहीं होती है, तो ये चर्निंग की दिशा है। अच्छा। कई बार लोग इसको कहते हैं, वास्तुशास्त्र के स्पेशली मॉडर्नाइज वास्तु के अनुसार कहा जाता है कि ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में टॉयलेट चल सकता है, करना चाहिए, बट वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। जो बेस्ट डायरेक्शन है वो है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जैसे कि मैंने बताया कि डिस्पोजल की डायरेक्शन है। यहाँ पर जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अगर आपका राहु उच्च का है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपका बेड आ जाता है तो चलेगा, लेकिन क्योंकि साउथ वेस्ट के साथ साथ साउथ 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 वेस्ट जुड़ी हुई है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में ना आ जाए, वो आपको दिक्कत करेगा।
ठीक है? तो ये डिस्पोज़ल की जगह है, यहाँ पर अगर आपका टॉयलेट सीट आ जाता है, तो बहुत अच्छा है। तो ये ये आपने बेडरूम का और टॉयलेट का, ये खाली टॉयलेट अटैच बाथरूम का आपने हाँ, कौन-सा? ये मैंने बताया साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपका टॉयलेट हो सकता है। एक और डायरेक्शन है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये डिप्रेशन की डायरेक्शन है। ओह! तो अगर यहाँ पर आपका टॉयलेट है, तो कहीं न कहीं आपका जो डिप्रेशन है, वो डिस्पोज़ हो जाएगा। अच्छा, तो अच्छा। यहाँ पर भी हम लोग टॉयलेट रिकमेंड करते हैं। मतलब जितनी नेगेटिव चीज़ें उसको आप डिस्पोज़ कर दो। आप टॉयलेट डिस्पोज़ का कर मतलब है कि डिस्पोज़ कर दो। अगर बहुत ज़्यादा चर्निंग हो रही है, जैसे कि मैंने कहा आपका ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट है, बहुत ज़्यादा चर्निंग हो रही है, तो ठीक है, अब वहाँ पर टॉयलेट भी है तो ठीक है, डिस्पोज़ कीजिए। कई लोगों को होता है ना डिसीज़न लेने में जी, बहुत जी, जी। ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत दोस्तों, सोचते हैं आपने किस समझ लिया कि अगर आपने सही डायरेक्शन में टॉयलेट नहीं बनाया तो फिर कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाओगे, फिर डिस्पोज़ होगा नहीं। तो ज़रा डायरेक्शन इस बिल्कुल आप देख के रखना। जी। इसके अलावा अगर कहीं और आपका टॉयलेट है, तो हम अब एक टॉयलेट आपका वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आ गया, एक टॉयलेट अगर आपका साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में आ गया। इसके अलावा अगर तीसरा टॉयलेट हो, तो कहीं न कहीं तो आएगा, या कोई ज़रूरी नहीं कि आपका वो पर्टिकुलर टॉयलेट, स्पेशली अपार्टमेंट के केस में, वो पर्टिकुलर टॉयलेट आपको उसी डायरेक्शन में आए। तो हम उसके लिए रेमेडी करते हैं। हाँ, वही मुझे लगता है कि अगर आपका 4 बीएचके रूम है, फ्लैट है, तो तो 4 4 टॉयलेट बीएचके आपको चारों डायरेक्शन में तो टॉयलेट भी हो गए। बिल्कुल। तो आपके तो सारे डायरेक्शंस उसने कवर कर लिए। तो अब उसमें आप क्या सेलेक्ट करोगे, कौन-सा डायरेक्शन है, नहीं है? तो वहाँ तो रेमेडी ही काम आएगा। वहाँ पे रेमेडी काम आएगी। अब इस केस में क्या है कि रेमेडी भी अगेन मैं कहूँगी, हम 2 दिशाओं की रेमेडी नहीं करते हैं। जी। एक ईशान कोण की, मैंने आपको केस बताया कि उसकी एनर्जी बहुत अच्छी थी, बट वो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। इवन उस फैमिली को भी मैंने रिकमेंड किया था कि आप वहाँ से टॉयलेट रिमूव कर दिए, जो विदिन 6 मंथ उन्होंने रिमूव भी कर दिया था। तो मैं यही ईशान एडवाइस कोण में किसी भी हालत में टॉयलेट नहीं, कभी नहीं, कोई किचन में नहीं होना चाहिए। किचन में। किचन भी आपका ईशान कोण में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अग्नि है, वो जल तत्व की दिशा है, वो एकदम शांत दिशा है। आप उसमें अग्नि डाल करके आप उसको भड़का रहे हैं। और टॉयलेट इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो एक दिशा डिस्पोज़ल है, तो वो डिस्पोज पॉजिटिव एनर्जी डिस्पोज़ कर। आपका ब्रेन ही अगर डिस्पोज हो जाए, हाँ। आपकी सोचने समझने की ताकत ही डिस्पोज हो जाएगी, तो कहीं ना मैं कहीं आज ही फिर- घर जाके देखता हूँ कि ईशान कोण में टॉयलेट होगा, बंद कर दूँगा मैं इसे। अच्छा, तो ये तो बेडरूम और टॉयलेट की बात आपने करी, और टॉयलेट में कोई कोई और अलग कोई फीचर ऐसा हो जो आप सजेस्ट करेंगी? हाँ, रेमेडी मैं आपको बता रही थी कि अगर आपका किसी और डायरेक्शन में हो, ईशान कोण और आपका नृत्य कोण, ये कोणों में आपका टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर है तो आप उसको रिमूव कीजिए। अब कई लोग होते हैं कि हमने बताया कि यहाँ पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, तो अपना टॉयलेट बंद कर देते हैं, हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हाँ। बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपका उससे अगर काम नहीं चलेगा। टॉयलेट सीट है, अगर आपके बच्चे की टॉयलेट सीट भी होती है ना, आजकल अटैच सीट आती है, अगर वो भी आपने वहाँ पे रखी है, तो वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड तो को बेसिकली आपको वो टॉयलेट सीट हटाना होगा। आपको सीट ही हटाना होगा। अगर वॉशरूम केवल रखें तो वो वॉशरूम नहीं, वॉशरूम से कोई दिक्कत नहीं है, उससे दिक्कत। उससे दिक्कत नहीं है। हाँ, एक रेमेडी मैं आपको बता देती हूँ कि इन केस, क्योंकि कई बार होता है, स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत फेस किया था, जब मैं लोगों को कहती थी टॉयलेट रिमूव करो, तो कई लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो नहीं पाता कि भाई अब आज बोला है और आज ही रिमूव कर दें, या फिर और मन में कई बार प्रॉब्लम्स होने लगती है, दिमाग ख़राब होने लगता है कि हम क्या करें, अब यहाँ पे बोला है तो अब घर नहीं छोड़ सकते, ये नहीं कर सकते। तो ठीक है, ये रेमेडी आप बहुत कम समय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद आपको टॉयलेट वहाँ से शिफ्ट करना चाहिए। तो आपको क्रिस्टल बॉल्स आती हैं वाइट क्वार्ट्ज की, जी, जी। वो बॉल आप अपने टॉयलेट के ऊपर टांग सकते हैं। अच्छा, तो उससे नेगेटिव एनर्जी उससे नेगेटिव एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन उसका भी एक फंडा है कि आपको वो बॉल हर हफ्ते क्लेंस करनी है, नमक के पानी में डालकर रखनी है। करीब 12 घंटे उसको नमक के पानी में डालकर रखना है, फिर उस पानी को आप फेंक देंगे और फिर उस बॉल को वापस आप हैंग करेंगे। तो ये आपने एक अच्छा उपाय बता दिया, क्योंकि शहरों में, बड़े शहरों में ये परेशानी हो सकती जी है। तो एक उपाय कम से कम है कि वो उसे अपना करके थोड़ी बहुत नेगेटिव एनर्जी से बच सकते हैं, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि उसको आप, जी अगर आपका उस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो उसे आप इस्तेमाल ना ही करें और कमोड भी हटा दें। जी, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। बाकी डायरेक्शंस में आप जिस भी जोन में है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर स्ट्रिप्स लगा सकते हैं। जी। स्ट्रिप से आप ब्लॉक कर सकते हैं। आपको आजकल काफ़ी वीडियोस जी। मिल जाएंगे जहाँ पर आप बताते हैं कि किस तरह से ब्लॉक कर सकते हैं। तो जोनल जो भी टेप है, इवन टेप भी आप चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन परमानेंट इलाज के लिए आप उसको स्ट्रिप से ब्लॉक कर दीजिए।
अब मैं आता हूँ घर के जो सबसे महत्वपूर्ण जो एरिया है, पूजा घर। जी। जो आपके पूरे घर का अगर आप देखा जाए तो जैसे कहते हैं कि ब्रेन होता है, उस तरह से पूजा घर है आपका, जो सब कुछ को संचालित करता है। तो सबसे पहले तो आजकल मैं कई घरों में देखता हूँ कि वो पूजा घर होता ही नहीं। वो विश्वास ही नहीं करते कि पूजा घर भी होना चाहिए या पूजा की का कोई स्थान होना चाहिए, या फ्लैट इतने छोटे होते हैं कि उनके पास कोई विकल्प भी नहीं होता कि अलग से वो पूजा घर बना सकें। तो ऐसी स्थिति में कैसे वो करें, और पूजा घर कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है पूरे घर पे? जी। देखिए, पूजा घर का जैसे कि आपने कहा कि आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, जहाँ पर आप मेडिटेट करते हैं या पूजा करते हैं ईश्वर की। तो जहाँ पर ब्रेन की बात आती है, जहाँ पर दिमाग को शांत करने की बात आती है, तो ईशान कोण जी। एक वही स्पेस है, और ये हम सबको पता है कि ईशान कोण एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपना मंदिर बना सकते हैं। अब ईशान कोण में मंदिर बनाकर भी कई लोग जो मिस्टेक करते हैं, वो करते हैं वहाँ पर लाल रंग यूज़ करने की। ज़्यादातर मंदिरों में आपने घर में देखा होगा कि लाल रंग के पर्दे होते हैं, लाल रंग खूब सारा, नीचे भी लाल नीचे भी चुन्नी लगा देते हैं। बिल्कुल, बहुत सारा लाल रंग वहाँ पर रखते हैं। लाल रंग नहीं होना चाहिए। अब वो जो दिशा है, वो जल तत्व की दिशा है। अच्छा। अगर आप वहाँ पर फिर अग्नि को ले आए हैं, जी जी। तो वहाँ पर आप अगर फैमिली मेंबर्स को देखेंगे तो उनमें एग्रेशन जरूर हो। ओह। उनके नेचर में आप उसको देख सकते हैं कि उनके नॉर्थ ईस्ट में या तो रेड कलर है या किचन है। अच्छा। इसके अलावा हो सकता है अगर नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा अर्न करने का मन हो, दिमाग चलता हो कि हमें बहुत ज़्यादा अर्निंग करनी है। क्यों? लाल रंग पैसे का है, ऐसे का। ठीक है। तो लेकिन वो ऐसे मेथड्स अपना लेते हैं कई बार जो उनको आगे चलकर उनसे लॉस होता है। डाल देता है। जी, तो कोशिश करनी चाहिए लाल रंग वहाँ पे ना हो। सबसे अच्छा जो कलर है वहाँ पर है येलो और गोल्डन कलर। जी। वाइट कलर ये आप अपने नॉर्थ ईस्ट में कर सकते हैं। और अगर आपने गज केसरी योग के बारे में हम बात करते हैं, जहाँ पर जुपिटर और मून का जो योग बनता है, केंद्र में रहता है। जी, तो आप इसको अपने घर पर बना सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में एक जल पात्र ले लें और उसको आप गोल्ड कलर से वो करवा दीजिए, जी। जैसे हम प्लेटिंग करवाते हैं, तो आप गोल्ड प्लेटेड ले लीजिए एक बर्तन, और उस पर आप नारियल रख दीजिए। जिस तरह से हम चारों तरफ से पत्ते लगाते हैं आम के, और एक नारियल रख दीजिए। अगर आप ये करते हैं तो अपने घर में ही आप गज केसरी योग बना लेते हैं। अच्छा, जी। मैंने सोचा कुंडली में केवल गज कुंडली केसरी तो योग होता होता ही है। अच्छा, है, घर में भी गज लेकिन केसरी आप योग है। घर में भी गज केसरी योग बना सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये गज केसरी योग बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, और इसमें जो चंद्रमा और गुरु बृहस्पति अगर वो केंद्र में है 1 4 7 10, जी। तो उसे गज केसरी योग कहा जाता है। तो जैसा कि शोभा जी ने बताया कि आप घर में भी गज केसरी योग बना सकते हैं। तो पूजा रूम में किस प्रकार की प्रतिमाएं लगानी चाहिए, कौन सी धातु की या एल्युमिनियम कहते हैं शायद नहीं लगाना चाहिए, जी, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? धातु की आप मेटल का की मूर्ति होनी चाहिए या फोटो होना चाहिए कुछ? आप फोटो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जी। आप मूर्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जब आपकी मूर्तियाँ होती है तो 1 अंगुल से ज़्यादा की मूर्ति हम मंदिर में नहीं लगाते हैं। तो आप छोटी-छोटी मूर्तियाँ ही अपने घर में लगाइए, क्योंकि बड़ी मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करना होता है। एक और मैंने सुना था कि गणेश जी को हमेशा साउथ में रखना चाहिए, नॉर्थ फेसिंग, और उसका रीजन दिया गया था कि चूंकि उनके माता पिता कैलाश पे रहते हैं, शिव पार्वती, तो इसलिए गणेश जी को हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में देखना चाहिए। तो ऐसा कुछ है क्या? साउथ डायरेक्शन में कभी भी गणेश जी को नहीं लगाया मतलब वो नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए, ये बताया गया Facing था। हो मतलब मंदिर के अंदर अगर आप रखते हैं। हाँ, वो हो सकता है, लेकिन आप अगर इस तरह से अगर आप घर की बात करें तो साउथ डायरेक्शन में नहीं लगाया जाता। और इवन आजकल मैंने देखा है कि लोग अलग-अलग जगह भगवानों की अलग-अलग मूर्तियाँ और तस्वीरें लगाने लगे हैं, तो ये गलत है। जी, मुझे भी किसी ने कहा था कि 2 शिवलिंग एक साथ नहीं होना चाहिए, या 3 गणेश की मूर्तियाँ एक साथ नहीं होनी चाहिए, और भी था 3 दुर्गा की प्रतिमाएं, वो भी एक साथ नहीं होनी चाहिए। तो आपने जैसा कहा कि बहुत सारी प्रतिमाएं नहीं लगानी चाहिए,
वो एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। तो Exactly. एक फोकस एक जगह होना चाहिए एनर्जी का। और पूजा घर के बारे में और कुछ आप बताना चाहेंगे? पूजा रूम के लिए जो दूसरी सबसे अच्छी डायरेक्शन होती है वो होती है वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि वरुण देव का स्थान है। और ये जो वेस्ट डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन हमारे गेन्स की होती है या प्रॉफिट्स की होती है। यहाँ पर हम जो भी मनोकामना मांगते हैं वो हमारी पूरी होती है। हम अपने सपनों को लिख कर वहाँ पर लगा सकते हैं तो भी हमारी इच्छा पूर्ति होती है, अगर आपका घर वास्तु बैलेंस है तो ये जो डायरेक्शन है ये बहुत अच्छी है मंदिर के लिए, क्योंकि हम वहाँ पर बैठते हैं और हम जैसे लोग तो जाते ही ईश्वर के पास मांगने हैं। तो अगर आपने देखा होगा तो जितने भी मंदिर हैं, पौराणिक मंदिर जो हमारे देश में हैं, उनमें जो ईश्वर की प्रतिमा है वो एग्जैक्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। जी। और बिल्कुल वहाँ सही। पर जाकर लोग हमेशा कहते हैं ना कि गए उस मंदिर में और हमारी मनोकामना पूरी हो गई, क्योंकि वो गए उस प्रतिमा के पास थे जहाँ पर वरुण देवता हैं और वो इन्वायरमेंट बना ये देते कई हैं। बार होता है शोभा जी कि कई मंदिर में आप जाते हैं, जैसे मैं महाकाल मंदिर जाता था तो वो एक असीम सी शांति मिलती थी। तो लगता है कि कई ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे बड़ी पॉजिटिव वाइब्स, आपको बड़ी शांति और ऐसा लगता है सुकून सा मिलता है। तो मंदिरों में भी कई जगह मिलता है और घरों में भी, जैसा कि आपने बताया कि शायद जब महाकाल मंदिर बनाया गया होगा तो आपने देखा होगा कि उज्जैन में उस समय टाइम के लिए वो एक जगह थी, जैसे यहाँ दिल्ली में भी उन्होंने बनाया हुआ है जंतर मंतर पे, वैसा वहाँ भी बना हुआ है, उज्जैन में भी बना हुआ है। तो लोगों को टाइम, और इसीलिए उनको महाकाल कहा जाता है, क्योंकि वो कालों के काल हैं और टाइम जो गणना होती है उसका भी देखते हैं। तो महाकाल तो ये अपने कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वज थे 1000 साल 2000 साल 3000 साल पहले भी सारी चीजें कैलकुलेट करके वो हर चीज बना के किया है। वो आप वास्तु कोणार्क मंदिर देखिए कि सूरज की किरणें उस गर्भगृह में जाके उन पे पड़ती हैं। जी। कितना अच्छा आर्किटेक्चर रहा है वो। अब तो शायद हमारे पास वो वास्तु है ही नहीं उस लेवल का। अभी भी ऐसा नहीं, हमारे पास बहुत अच्छे वास्तुवेद हैं जो भी मंदिर बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। राम मंदिर पे भी बहुत बड़े वास्तुवेद हैं, उन्होंने काम किया है। तो हैं, बट उस समय की बात है, शायद आज हम कंपेयर भी नहीं कर सकते। हाँ, तो मैंने कोणार्क जाके देखा तो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि उस ज़माने में पूरा मंदिर बना, लेकिन सूरज की किरणें वहाँ तक चली जाती हैं, गर्भगृह तक चली जी। जाती हैं। तो ये जो परिकल्पना थी, ये जो एक, मैं तो यही कहूँगा कि वास्तु के साथ-साथ जो इंजीनियरिंग था उस समय, वो बिल्कुल ही बेजोड़ था। जी, बिल्कुल। सुभा जी, हमने जो मेन घरों की बातें आपने बहुत अच्छे से दर्शकों को बता दी और मैं समझता हूँ कि ये सभी के समझ में आ गया होगा और बड़े सीधे सरल शब्दों में आपने उसको एक्सप्लेन किया। यद्यपि वास्तु से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे हैं, घर में भी बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, बाकी डाइनिंग, ड्राइंग सब है, लेकिन अभी मैं इतने सभी विषयों पे नहीं जाऊँगा। मुझे लगता है कि ये कई पॉडकास्ट हमें आपके साथ करने पड़ेंगे, तब शायद उन सभी सवालात के जवाब मिल सकें। तो मैं सोचता हूँ कि अभी तत्काल मैं कुछ क्वेश्चंस, जो जैसे रैपिड फायर होता है, क्विक फायर राउंड भी हमारा है, जी। तो मैं आपसे छोटे-छोटे क्वेश्चंस पूछूंगा, आप उसके जवाब दे दें। कि क्या दक्षिण मुखी घर हमेशा अशुभ होता है? देखिए, जैसे कि मैंने अभी कहा था कि ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली के ऊपर। कुंडली के ऊपर। जी, अगर आपका मार्स, मंगल अगर आपका नीच का है आपकी कुंडली में, तो आपको सूट नहीं करेगा। ठीक है, सो दक्षिण मुखी सूट नहीं करेगा। दूसरा रीजन जो हम कहते हैं कि अशुभ होता है, जैसे कि मैंने कहा कि वहाँ पर अगर आपका गेट S3 S4 का है तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपका S6 से लेकर W1 तक का खुल जाता है तो उसकी कोई रेमेडी नहीं होती है और वो प्रॉब्लम भी बहुत करता है। अच्छा। S1 से स्टार्ट होता है, अगर आपका ट्रीट नहीं है S1 से लेके S5 तक के भी जो गेट हैं, S3 और S4 को छोड़ के S1 S2 S5, इनमें भी आपको बहुत प्रॉब्लम होती है और बहुत, मतलब बाकी ईस्ट डायरेक्शन के अगर आप गलत गेट खुल जाता है तो प्रॉब्लम्स होती है, बट इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी आपको साउथ डायरेक्शन से होती है, इवन वेस्ट डायरेक्शन से भी होती है। ठीक है, तो इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि ईस्ट फेसिंग हो या फिर नॉर्थ फेसिंग हो, और दक्षिण का स्पेशली लोग डरते हैं उससे। अब मुझे ये बताइए कि पति पत्नी में बहुत कलह हो रहा है, झगड़े चल रहे हैं, जी, तो एक तो आपने बताया था कि आईना नहीं रखना चाहिए जी बेडरूम में, बिल्कुल। और कहाँ घर में देखना चाहिए कि कहाँ गड़बड़ी है कि झगड़े ठीक हो जाए। हमें फैमिली काउंसलिंग की और जो मुकदमे हमारे पुलिस में बहुत कायम होते रहते हैं वो ना हो, क्या सजेस्ट करती हो? तो जैसे कि मैं एक दिशा को अगर आप गौर कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा महत्व दे रही हूँ, और वो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर दोष होगा तो पति पत्नी में झगड़े होंगे, तलाक भी हो सकता है। ओह। ये डायरेक्शन
हमेशा दोष रहित होनी चाहिए। यहाँ पर गेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर किचन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद घर को बैलेंस करके यहाँ पर आप पति पत्नी की फोटो लगवा दीजिए, अच्छा कभी झगड़े नहीं होंगे। ये जी। हाँ, ये बताइए तो पति पत्नी किसी ने मुझे ये भी कहा था कि अगर आप पूरी फैमिली के हंसते हुए फोटोग्राफ लगाते हैं साउथ तो वेस्ट पॉजिटिव साउथ वेस्ट डायरेक्शन। डायरेक्शन। ये देखो बहुत अच्छा उपाय शोभा जी ने बता दिया। पति पत्नी झगड़ रहे हो तो पुलिस थाने मत चले जाना, सबसे पहले फोटो लगा लेना। अपने घर का साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फोटो और एक चीज और देखिए मैंने आजकल घरों में कि ये हाफ फोटो लेने का चलन आ गया है। जी। तो जब भी घर में फोटो रखें तो अपने पूरे फुल बॉडी की फोटो रखनी चाहिए। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भी आप लगाएं, फैमिली फोटो भी लगाएंगे तो फुल बॉडी उसमें दिखनी चाहिए। मनी प्लांट लगाने से पैसा आता है? मनी प्लांट लगाने से पैसा अब इसका पैसे से कनेक्शन कैसे बैठा मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ। नॉर्थ डायरेक्शन जो है हमारी कुबेर की दिशा कही जाती है, जी। ठीक है। तो नॉर्थ डायरेक्शन की एक रेमेडी है कि आप वहाँ पे मनी प्लांट लगा दीजिए। अब मनी प्लांट भी कई तरह के आते हैं, जी। ठीक है। तो आपको स्पेसिफिकली जो मनी प्लांट लगाना है वो गोल्डन मनी प्लांट होता है, अच्छा। वो लगाना है, नॉर्थ डायरेक्शन में लगाना है। कुछ ही दिशाओं में जल तत्व की जो दिशाएं हैं आप वहाँ पर मनी प्लांट लगा सकते हैं। जो बड़े पत्तों के मनी प्लांट आजकल ज़्यादातर लोग लगा रहे हैं और कईयों के बहुत सारे मनी प्लांट है फिर भी प्रॉब्लम घर में है फाइनेंशियली। तो इतना आसान हो जाए कि मनी प्लांट लगाओ और पैसे की बारिश देखिए होने लगे। कुबेर की दिशा है, अगर बैलेंस है तो आपको वो अपॉर्चुनिटीज ला कर देता है लाइफ में। इसी अपॉर्चुनिटी से जुड़ा एक तो और पैसा- क्वेश्चन है कि क्या उत्तर पूर्व में तिजोरी रख दें तो बस घर धन की बारिश होने लगी, समृद्धि अमीर बन जाओगे? बिल्कुल। नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ वेस्ट डायरेक्शन West में आप direction। तिजोरी रखिए, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप तिजोरी रखिए। वेस्ट डायरेक्शन जो है वो शनि की भी दिशा कही जाती है, ठीक है। जब हम प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं तो शनि की दिशा है। तो शनि एनक्लोज्ड चीजों को पसंद करते हैं, तो अगर बंद है तो वहाँ आप पे रख पैसे की सकते उम्मीद हो। है। तो वहाँ पर और गेन की भी डायरेक्शन है, जी जी। तो वहाँ पर आने से पैसा होता है। दूसरी जो हम डायरेक्शन है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, सेविंग के लिए हम वहाँ पे भी रखते हैं। अगर आपको सेविंग्स नहीं हो रही है, लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है सेविंग में, तो वहाँ पर आप एक इवन एक गुल्लक भी रख देते हैं येलो कलर का, तो भी आपकी लाइफ में सेविंग्स होना शुरू हो जाता अच्छा, ये तो आपने सेविंग के बारे में बहुत अच्छा बताया। अब घर में कई बार टूटे सामान या पौधे जो मर गए हों, ये सब चीज़ें, पुरानी चीज़ें कहते हैं, वो रखने से शायद नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, उसको हटा देना चाहिए। है जी। पुराने कपड़े, पुराने सारी चीज़ें। अब मैंने आपको एक डेस्क का एग्जांपल दिया था कि हम जब अपने डेस्क पे काम करते हैं चीज़ें उधर उधर होती हैं तो हमारा माइंड ऑलरेडी पजल हो जाता है। तो जब पूरे घर में बिखरी हुई हैं, डेड चीज़ें बिखरी हैं, अनयूज चीज़ें बिखरी हैं, तो वो कहीं ना कहीं एनर्जी को रोकने में हेल्प करती हैं। जो एनर्जी फ्लो होनी चाहिए उसे रोकने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो हमें जितना डिक्लटर हम अपने घर को कर सकते हैं, वास्तु का एक बेसिक उपाय है ये, जितना अपने घर को डिक्लटर करोगे आपका माइंड उतना शांत होगा। ये आपने बहुत अच्छा बताया। लेकिन हमारे यहाँ महिलाओं के दिमाग में होता है कि जितने सामान पुराने हैं सभी रखे रहो। 100 साल पुराने, 25 साल पुराने कपड़े भी पड़े रह जाते हैं, वो हटाते ही नहीं कभी। क्योंकि हम लोगों को क्या हटाओ। हम लोग वहाँ जहाँ हमने रख दिया वहाँ की क्लीनिंग ही कभी नहीं हो पाती। कभी नहीं होती कई बार, लेकिन बहुत मुश्किल है। घर में एक्वेरियम रखना शुभ होता है? संजय जी, अगर आप तो पुलिस में रहे हैं, क्या कैदियों को अच्छा लगता है कैद रहना? घर के लिए क्या होता है, पुलिस वालों को तो अच्छा रहता है। दीपक, क्या कैदियों को अच्छा लगता है कैद रहना? कैदियों को तो नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, राइट? लेकिन समाज में तो शांति रहती है। जी, लेकिन वो कैदी हैं, जी। ठीक है। अब अगर हमें या आपको कैद कर दिया जाए तो हमें कितनी घुटन होगी? वही चीज कैद किया जाता है, उसको ही कैद किया जाए, लेकिन अगर हमें एक लेकिन ये जगह फ्री है, को मछलियां तो कैद किया फ्री जाए, हैं। जी। अगर जो समुद्र की हैं या नदियों की हैं, उन्हें आपने घर उनको में अपने बंद कर घर में एक एक्वेरियम में छोटे से स्थान में कैद कर दिया। दिया, आपने सही कहा। तो वो एक अच्छी वाइब तो नहीं छोड़ेंगी, तो वो वाइब हमारे घर में ही आएगी ना। तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हाँ एक रेमेडी आपको मछलियों की एक पिक्चर की दे देती हूँ। अगर आपका शनि उच्च का है अच्छा। तो अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में मछलियों की आप एक पेंटिंग लगा सकते हैं।
तो वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। हाँ, हमारे यहाँ मिथिला में मछली सबसे पवित्र मानी जाती जी। है। दरभंगा महाराज का भी चिन्ह जो था वो 2 मछलियाँ थी। जी। और हमारे यहाँ जब शादी होती है और जब लड़के-लड़की रहते हैं उसको कोवर घर बोलते हैं, सुहाग रात वाला जो रूम होता है। तो वहाँ पे जो दीवारें होती हैं उस पे मछलियाँ बनाई जाती हैं, बाँस बनाए जाते हैं, मछलियाँ। तो शायद यही जो आप कह रही हैं जी। उसका वो इंटेंशन होगा। ये बताइए कि घड़ी अगर वॉल क्लॉक है तो घर के किस दीवार पे वॉल क्लॉक लगाना चाहिए? वॉल को क्लॉक जो है आप किसी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा सकते हैं, बट डिपेंड करता है उसका शेप क्या है। जी। अगर सर्कुलर है तो आप उसको वेस्ट डायरेक्शन में और नॉर्थ डायरेक्शन में लगा सकते हैं। ज़्यादातर जो क्लॉक आती हैं वो रेक्टेंगुलर आती जी। हैं, तो ईस्ट डायरेक्शंस में आप उसको इस डायरेक्शन से। और ये लाफिंग बुद्धा कहते हैं कि उससे घर में बड़ी शांति आ जाती है, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती है। ओके, तो ये फेंग शुई का कंसेप्ट है, जैसे कि मैंने फेंग शुई भी काफ़ी स्टडी किया है, लेकिन ये इंडियन फिलॉसफी में काम नहीं करता। अच्छा, लाफिंग बुद्धा चाइनीज के लिए ये फायदेमंद है, चाइनीज के लिए हमारे फायदेमंद लिए है। नहीं। ये हमारे लिए इसलिए नहीं क्योंकि हमारा जो हमारे यहाँ मेडिटेशन वाले बुद्धा ज्यादा कम है। हमारा जो माइंड है वो हमारी जो पीढ़ियां हैं उनसे कनेक्टेड है। जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, जो उन्होंने पढ़ा, उससे कनेक्टेड है। तो अभी ये जो लाफिंग बुद्धा है वो गया तो यहीं से है। अगर आप यही कहते हैं, बुद्ध तो यही कहते हैं। बुद्ध तो यही कहते हैं, लेकिन जो कंसेप्ट है लाफिंग बुद्धा, कहीं कंसेप्ट क्या बुद्धिज्म में कहीं कंसेप्ट है लाफिंग लाफिंग बुद्धा? बुद्धा कहीं नहीं कोई हो, चाइना concept- से आ गया है। अब अगर आपने गौर किया होगा तो लाफिंग बुद्धा जो होते हैं उनका पेट बहुत बड़ा। पेट बहुत बड़ा होता है जी। क्या बुद्ध का था? नहीं। उनके हाथ में एक झोला होता है भरा हुआ और गोल्डन कलर के होते हैं। तो ये क्या है? अगर आप थोड़ा सा स्टडी करें कुबेर जी के बारे में, तो ये कुबेर जी का पेट बड़ा होता है काफी बड़ा। अपने साथ। उसका मतलब कहीं ना कहीं कुबेर उन्होंने को सिर्फ उन्होंने- चेंज कर दिया है। ओह, अच्छा। तो और वो हमेशा कहते हैं पैसा आता है, हम जब कुबेर जी हम कहते हैं हम कुबेर जी अच्छा रखो, पैसा आता है। हम कहते हैं कुबेर जी को रखो नॉर्थ डायरेक्शन में, तो वो लाफिंग बुद्धा को लेते हैं। वो तो हो सकता है कुबेर वाला वहां तक जाते जाते वहां तक जाते जाते बुद्ध बन, गौतम बुद्ध के Exact. इसमें रेफरेंस में थे। क्योंकि वो उनकी मेंटालिटी से सूट करता है। कुछ लोग मैं देखता हूँ बहुत सारे घरों में गेट के ऊपर, मेन गेट पे वो नींबू और हरी मिर्च धागे से लटका के रखे रहते हैं, खास करके शनिवार को। जी। इसका क्या वास्तु से कोई संबंध है? कहते हैं कि इसका हालांकि वास्तु से मेरे को अभी इसी तक- तरह वो घोड़े का जो नाल होता है, शू, घोड़े का नाल अगर आपका गेट वेस्ट डायरेक्शन में है तो आप घोड़े का नाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी। और ये नींबू और मिर्ची नींबू मिर्ची का वास्तु से पर्टिकुलर नहीं है, बट हाँ एनर्जी से, एनर्जी से हाँ। होगा। नेगेटिव एनर्जीज को एंटर नहीं करने देता। अरे पहले जमाने में खास करके अंग्रेजों ने भी किया था, जो राजे महाराजे होते थे वो शेरों का शिकार करते थे और वो शेरों का सिर ला करके अपने ड्राइंग रूम में ट्रॉफी की तरह लगा के रखते थे। तो जी। क्या ये कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी नहीं आता है उससे? बिल्कुल आती है। आप किसी का भी सिर ला करके लगाएंगे तो ऑब्वियसली वो नेगेटिविटी तो घर पे आएगी, आपके अंदर एग्रेशन बढ़ेगा। एग्रेशन बढ़ जाए तो एग्रेशन चाहते होंगे शायद कि एग्रेशन हो। नेगेटिव एग्रेशन भी बढ़ जाता है। वो तो आपने नेगेटिव देखा होगा ऐसी ऐसी जगह अभी बहुत सारे रूलर्स जो है वो नेगेटिव नेगेटिव, चाहते हैं कि तो वो सिर्फ नेगेटिविटी अगर आप सोचे कि बाहर वालों के लिए हो वो पॉजिटिव नहीं है, फिर वो आपके घर वालों के लिए भी नेगेटिव अकेले में नहीं। हाँ। ठीक है। तो इवन सर कटा हुआ आप कोई भी स्क्रप्चर भी अपने घर पे ना रखिए। मैंने कई लोगों के घर पे देखा है गणेश जी का सिर्फ सिर वाला जो मूर्तियां होती हैं वो रखी हुई हैं, तो वो भी अवॉइड कीजिए। टेडी बियर्स का भी मैंने सर लगा हुआ मतलब कई बार देखा है, तो वो भी अवॉइड कीजिए। कोशिश कीजिए कि जो भी आप टॉय भी बच्चों के लिए लेते हैं तो इस तरह का लीजिए जो अट्रैक्टिव हो, जो पॉजिटिव हो। टेडी बियर्स को भी कोशिश कीजिए, हालांकि बहुत फेवरेट है कई लोगों का, बट वास्तु के अनुसार या पॉजिटिविटी के अनुसार इतना अच्छा नहीं तो माना इसी से रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा कि आजकल तो कुत्ते और बिल्ली पालने का शौक हर घर में बढ़ता जा रहा है और केवल शौक ये नहीं है कि कुत्ते और बिल्ली पालें, बल्कि वर्चुअली वो फैमिली के अंग हो गए हैं, बेडरूम में ही रहते हैं, बिस्तरों पे ही रहते हैं। तो वास्तु के हिसाब से आप इसको कैसे देखती हैं? सर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगी क्योंकि लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा कमेंट तो नहीं करूँगी, बट ये ज़रूर कहूँगी कि हाँ ये कुत्तों को स्पेशली जो रखा जाता था वो घर के बाहर रखा जाता था, दहलीज पे रखा जाता था, वो प्रोटेक्शन करने के लिए होते थे। तो आप उनका डॉग हाउस अगर पॉसिबल हो पाए तो घर की दहलीज के पास ही आप उनका डॉग हाउस बना दें।
ताकि वो आपको प्रोटेक्ट करे। क्या कहते हैं ना, गाय गाय तो कहते हैं कि बहुत शुभ होता है घर में रखने गाय से। तो गाय बहुत शुभ गाय की तो सब चीजें, गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र, सब कुछ पवित्र है, सर, सब सब कुछ शुभ है। तो वास्तु के कई उपाय मैं गोबर और गौमूत्र से इसमें गाय के बारे में बताइए कि लोगों को क्या करना चाहिए। जी। कहीं पर भी अगर नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, उस जगह अगर कुछ दिन आप गाय को बांध देते तो वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई तो गाय पे इम्पैक्ट करने लगेगी, बट कोशिश कीजिए और गाय के गोबर से वहाँ लिपाई कर सकें। नींद अच्छी नहीं आ रही है तो गाय के गोबर से हम ट्रे बनाते हैं। अच्छा। अगर आपका बेडरूम कहीं भी बन गया है, ठीक है, और चेंज करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो अपने सिरहाने के नीचे, बट मेक श्योर आपके जो बेड है वो वाला नहीं होना चाहिए, जो स्टोरेज वाला जो होता है ना आजकल, वो नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका बेड सिंपल है तो आप उसके नीचे अगर आप उस ट्रे को रख लेते हैं तो आप अपनी नींद में अब फ़र्क देखेंगे। अच्छा, इससे फर्क पड़ जाए। जी। आप जब घर बनवाते हैं तो हम स्प्रे करवाते हैं गौमूत्र का। जी। सीमेंट लगाने से पहले हम स्प्रे करवाते हैं गौमूत्र का। वो भी घर में बहुत पॉजिटिविटी लेके आता है। तो गौ माता तो हम सबकी माता है और बहुत सारी चीज़ें जो कि वास्तु में मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं कहूँगी जहाँ गौ माता होती है वहाँ पर समृद्धि और शांति होती है। और घर में आपके हिसाब से वास्तु दोष हो या ना भी हो तो बीच बीच में पूजा करवाते रहना चाहिए, वास्तु दोष के लिए भी या फिर जो वास्तु पुरुष हैं उनके लिए भी। वास्तु पुरुष की पूजा आप जब गृह प्रवेश, जब हम घर बनाते हैं उस टाइम पे हम लोग करते हैं, वो काफ़ी होती है। बाकी कुछ रेमेडीज़ के तौर पर हम पर्टिकुलर देवता, क्योंकि जैसे हमने कहा कि 45 देवता और असुर का एक संगम होता है जो यहाँ पे होता है, तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से हमें लगता है कि वहाँ पर देवता एक्टिवेटेड नहीं है तो पर्टिकुलर देवता की हम पूजा कराते हैं या उनके लिए भोजन रखा जाता है। तो वो आपको जो वास्तुवेद हैं वही बता सकते हैं। जब भी आपको मतलब पूरा लाइफ की किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है वो आपको ऐसे कोई उपाय बताएं। कई सारे सेलिब्रिटीज़ के बारे में मैंने सुना है, पढ़ा भी है कि उनकी फिल्में शायद बहुत नहीं चल रही थी, उन्होंने वास्तु में परिवर्तन किया, उनकी फिल्में चलने लगी। शिल्पा शेट्टी एक होटल बिजनेस में भी हैं, तो उनके जो होटल्स हैं वो पूरी एक जब शुरुआत होती है वहाँ से लेके अंत तक वो वास्तु के हिसाब से ही अपने होटल चयन का करती है और उसमें ज़बरदस्त फ़ायदे होने लगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया। आप भी बहुत सारे लोगों को अपनी वास्तु के संबंध में बताती रहती हैं। कोई एक अनुभव बताइए जिसमें जीवन में परिवर्तन आ गया हो। तो अभी रिसेंट का ही केस बताती हूँ। हालांकि ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं, ठीक है। तो गाज़ियाबाद में एक फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री के जो मालिक थे उनका कॉल आया मेरे पास कि आप हमारे यहाँ पर काफ़ी चोरियाँ होती हैं और हमें समझ नहीं आ रहा है, सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ है फिर भी बहुत चोरियाँ होती हैं। थोड़ा रिमोट एरिया में थी, तो मैंने उनसे मैप बनवाया। मैंने विज़िट भी नहीं किया था और मैंने मैप देखा और प्रॉब्लम समझ आ गई। और चोरियाँ भी होती थी, मतलब उसकी वजह से काम रुकता था, मशीन की इम्पोर्टेंट पार्ट्स चोरी हो जा रही, कभी कुछ चोरी हो जा रहा है और समझ नहीं आ रहा था उन्हें। तो मैंने जब उनके पास गई, मैंने वहाँ की एनर्जी वगैरह चेक की, थोड़ा बहुत बैलेंसिंग, अलग अलग तरह की बैलेंसिंग की। तो उनका जो मेन डोर था वो गलत डायरेक्शन में खुला हुआ था और वो डायरेक्शन ऐसी है कि वहाँ पर अगर आपका मेन डोर है तो आपके यहाँ चोरियाँ होंगी और चोरियाँ करने वाले आपके ही लोग होंगे और वो पकड़े भी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो मैंने उनको सबसे पहले वो गेट, क्योंकि उनके पास और भी विकल्प थे गेट खोलने के, तो मैंने उन्हें बताया कि अगर पॉसिबल है तो गेट बंद करवाइए। तो उन्होंने गेट बंद करवाया सबसे पहले। अच्छा। और गेट चेंज कराया विद इन अ वीक। उन्होंने फैक्ट्री का गेट ही चेंज करवा दिया। अच्छा। विद इन अ वीक। और विद इन अ वीक ही उनको पता चला कि जो उनका सिक्योरिटी ऑफिसर है वो लोकल से मिला हुआ है। अच्छा। और वो शो भी नहीं होने देता कि हमने ये करा वो करा, मतलब बताते रहते थे कि हम यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे कंट्रोल कर रहे हैं, और उन्हीं से चोरी, मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन करके वो चोरियाँ करवाते हैं। अब सुभा जी, मैं तो पुलिस से रिटायर हो गया, अन्यथा मैं आपको अपने केसेस में भी शायद बुलाता पहले, तो इतनी आसानी से केस सॉल्व हो जाए। उसके बाद उन्होंने काफ़ी तरक्की हुई, क्योंकि अब जब प्रॉब्लम ही आपकी एक
एक प्रॉब्लम थी, सॉल्यूशन अगर आपको मिल जाता है तो उसके बाद उनकी फैक्ट्री बाकी चीज़ें भी, हालांकि हमने वास्तव में काफ़ी चेंजेस किए उनके वहाँ पर जाकर, तो अब काफ़ी अच्छा चल रहा है। अभी मैंने रिव्यू किया था, करीब 2 महीने पहले हमने विज़िट किया था, तो उसके बाद वो बता रहे हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, मतलब डेप्थ में बताने लगूँगी तो पूरा जी, जी, कर लेकिन पाऊँगी। आपने बिल्कुल बात अच्छे से बता दिया कि वास्तु में छोटे-छोटे अगर उपाय आप करते हैं, तो कैसे बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है, जो कई बार शायद हम उसको सोच नहीं पाते हैं। तो शोभा जी, बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी हम सबके दिमाग में हैं, लेकिन समय इतना नहीं है कि हम लोग सारे इश्यूज़ डिस्कस करें, पुनः हम लोग करेंगे। आपके बहुत सारे आंसर्स आपने बड़े सरल शब्दों में दिए और मैं समझता हूँ कि हमारे जितने दर्शक हैं, उनको आपने बड़ी बारीकियाँ बताई हैं कि घर में क्या छोटे-छोटे उपाय करने चाहिए, तो इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो आप यहाँ आज आए, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो शोभा जी ने आज बताया, उसका निचोड़ अगर मैं कहूँ तो जो एक शेर है कि नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो, सितारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, केवल दिशा बदल दो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो दिशा बहुत इम्पोर्टेंट है हर जगह, जो डायरेक्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किस दिशा में, और दिशा का संबंध आपकी आंतरिक ऊर्जा से है, दिशा का संबंध पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा से है। तो जो एक गाना था कि झिलमिल सितारों का आंगन होगा, फिर आपका वही आंगन होगा अगर आप वास्तु का पालन करें। शोभा जी, यहाँ आने के लिए, दर्शकों को इतने अच्छे उपाय बताने के लिए, वास्तु के बारे में पूरे इतने अच्छे से, इतने अच्छे सरल शब्दों में बताने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया सर मुझे बुलाने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद।